रेखा गुप्ता जी की कुर्सी को लेके बड़ी चर्चा कुर्सी केजरीवाल जी की है। केजरीवाल जी की इससे बड़ी बड़ी पड़ी हुई है अंदर, और उस ऑफिस इतना बड़ा है, प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए का भी इतना बड़ा नहीं होगा। दिल्ली का AQI 63 है कि ये कभी भी 63, 50, 90 तो नहीं रहेगा। आगे बहुत बड़ा भूचाल आपके लिए भी आने वाला है। जनरली दिल्ली का जो AQI रहता है वो अब 150 के आसपास रहता है, पिछले कई सालों के बराबरी में बेहतर है। अमृतसर का AQI हमसे भी ज़्यादा था। इसके अलावा जो आप हमारे कूड़े के पहाड़ देखते हैं, हमने ये वादा किया है कि हमारी आने वाली जनरेशन इन पहाड़ों को नहीं देखेगी, ये पहाड़ फोटो में दिखेंगे। हम आज जो आपको बता रहे हैं 30,000 मैट्रिक टन रोज 35,000 30,000 उठाते हैं, वो हमारा नहीं है, वो 10 साल का केजरीवाल जी का दिया हुआ कूड़ा है हमें। 10 साल तक वो रहे क्यों ना हवा साफ कर पाए, 10 साल तक रहे क्यों ना यमुना जी साफ कर पाए, वो तो भाग गए यहाँ से। आपके रहते रहते होगा, अब 4 साल ही बचा है। अगले 2 साल में हमारा टारगेट है। जो सरकार आई है इसकी मॉनिटरिंग मोदी जी तक करते हैं। क्लास भी लगाते हैं। आप तो विपक्ष को खत्म करते चले जा रहे हैं। राघव चड्ढा को भी अब आपने ले लिया अपनी पार्टी में। आम आदमी पार्टी अपने लोगों को नहीं संभाल पा रही। राघव चड्ढा जी से पहले भी बहुत सारे लोग हैं जो आम आदमी पार्टी को छोड़कर चले गए। भगवंत मान का अभी ताजा बयान है, वो कह रहे हैं कि पंजाब चुनाव ऐसे ही बीजेपी जीतेगी, वैसे तो कुछ होने नहीं वाला है। उनको पता चल गया कि हार रहे हैं, इसलिए अपने बहाने तैयार कर रहे हैं। सौरभ भारद्वाज जिस समय स्मॉग बहुत ज़्यादा था, AQI बहुत ज़्यादा था, कह रहे थे कि ये वाटर स्प्रिंकलिंग उन्हीं जगह पे की जा रही है जहाँ पर मीटर लगे हुए हैं। तो वाटर स्प्रिंकलर जो हैं वो तो 300-400 हैं, वो भी अरविंद केजरीवाल जी के टाइम पे हायर किए हुए हैं। पोल्यूशन कोई बाहर से आके छोड़ नहीं गया यहाँ पे, पंजाब से लेकिन आ रहा है। पंजाब इंडिविजुअली कैन नॉट बी ब्लेम्ड। पंजाब की राह बंगाल से ज़्यादा कठिन है। तो पंजाब की भी ऊंचाई कोई कम नहीं है, हिमालय जितनी है। आपने ये फील किया है कि एंटी सिख परसेप्शन बीजेपी के लिए है लोगों का पंजाब में? पहला चुनाव भी तो हमने अभी लड़ना है, जो अकेले लड़ना है। इससे पिछला चुनाव भी हमारा अलायंस में ही था। लेकिन भगवंत मान कह रहे हैं कि ये 13,000 गाँव में 11,000 से ज़्यादा पंचायतों में जो हमारी जीत हुई है बस शुरुआत है, असली फैसला होगा विधानसभा चुनाव में। बर्तन वही ज़्यादा शोर मचाता है जो खोखला होता है, जो खाली होता है। ये बर्तन खाली इसलिए इतना ज़्यादा शोर मचा रहा है। आपकी कुछ कड़वी यादें हैं उन सिख दंगों के समय की? अरे मैं तो खुद उसमें से निकल कर बचा हूँ भाई। मैं जिंदा हूँ आज, वो मेरे एक टीचर के कारण है, वरना मैंने कहाँ जिंदा होना था। क्या वो जो हुआ था उसका इंसाफ मिला? इंसाफ 8,000 10,000 लोगों के कत्लेआम का इंसाफ कभी नहीं हो सकता जब तक 10,000 के बदले में 10,000 लोग फांसी पे न चढ़ जाए। कितना कॉन्फिडेंट है सिरसा साहब पंजाब को लेके? बीजेपी का मकसद सरकार बनाना नहीं है पंजाब में। बीजेपी का मकसद पंजाब के लोगों के साथ खड़े होना है, और इस मुसीबत में उनको बाहर निकालना, ये पंजाब के लोग समझ चुके हैं। हेलो एवरीवन, अपनी कुर्सी की बेटी बांध लीजिए क्योंकि आप देखना शुरू कर चुके हैं टेक ऑफ विद SKT। SKT यानी कि मैं शालिनी कपूर तिवारी। दिल्ली का AQI जिस समय मैं ये रिकॉर्डिंग कर रही हूँ उस समय बहुत अच्छा है, सेटिस्फैक्ट्री लेवल पे है। लेकिन हम सब ये जानते हैं कि सर्दियाँ जैसे ही आएंगी AQI भी खराब होगा और फिर सवाल उठना भी शुरू होगा। सालों तक ये सारे सवाल आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल से पूछे गए, लेकिन अब बीजेपी और बीजेपी के मंत्रियों से सवाल पूछे जाएंगे, रेखा गुप्ता जी से सवाल पूछे जाएंगे। आज मेरे साथ पॉडकास्ट में जो मेहमान हैं उनके पास 3 अहम मंत्रालय दिल्ली सरकार में है। उसमें एनवायरनमेंट विभाग भी है, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ भी है, इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण विभाग है और वो है फूड एंड सप्लाईज का। मैं बात कर रही हूँ मनजिंदर सिंह सिरसा जी की। आज पॉडकास्ट में बहुत क्लियरली उन्होंने हमें बताया है कि AQI ठीक करने का क्या रोड मैप दिल्ली सरकार के पास है। खुशी होगी आपको ये जान के कि कूड़े का पहाड़ कब समाप्त हो जाएगा और आपको समतल जमीन दिखाई देने लगेगी, इसका बाकायदा डेडलाइन आज पॉडकास्ट में हमें मिली है। पंजाब में बीजेपी का क्या विजन है, अगले साल चुनाव है, क्या रोड मैप है, ये भी हमने समझने की कोशिश की है। और वो ठीस, वो दर्द जो 1984 सिख दंगों के समय सिरसा साहब के मन में था, वो भी पॉडकास्ट में उन्होंने हमारे साथ आज शेयर किया है। उम्मीद करती हूँ आपको पॉडकास्ट पसंद आएगा। फटाफट से पहले आप लाइक कर लीजिए। हमेशा की तरह एक बार फिर से आप लोगों से रिक्वेस्ट कर दूं, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। हमारा पहला माइलस्टोन है 1 मिलियन सब्सक्राइबर का, वहां तक पहुंचने में हमें और मदद हो जाएगी, हमारी ताकत और बढ़ेगी। आपके लिए बिल्कुल मुफ्त है, लेकिन हम आपके लिए ऐसे ही वैल्यूएबल कंटेंट लाते रहेंगे। और चलिए अब बिना देर किए मैं देती हूँ बोर्डिंग पास। आज के मेरे मेहमान हैं
मनजिंदर सिंह सिरसा। बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद जी, नमस्ते जी। वैसे कायदे से अगर देखा जाए तो आपने हमारा स्वागत किया है क्योंकि हम चल के आपके घर तक पहुंचे हैं, तो मैं इसके लिए शुरुआत में ही आपको शुक्रिया कह दूं। धन्यवाद जी। और क्योंकि सर देखिए, जो चीज़ें इंसान के लिए बड़ी ज़रूरी होती हैं वो सारा मंत्रालय आपके पास है। इसमें एक खूबी और है, पर्यावरण मंत्रालय सर के पास है, तो जीने के लिए हवा चाहिए होती है, हम 1 मिनट भी रह नहीं सकते उसके बिना, वो आपके पास है। फिर फूड सप्लाई आपके पास है, मतलब भोजन राशन सब आपके पास है। और ये दो ही चीज़ ऐसी है जो नेता हो या आम आदमी हो एक सी पारा है। ठीक बात है। जो हवा मैं ले रही हूँ वही हवा आप भी ले रहे हैं, इसमें ऊपर वाले ने कोई भेद किया नहीं है। अब ये संभव है कि आजकल हमने देखा है ना, रेखा गुप्ता जी की कुर्सी को लेके बड़ी चर्चा है, तो उनकी कुर्सी अलग हो सकती है, मेरी एक अलग हो सकती है, पर आपकी हवा मेरी हवा तो एक है। तो आप ये जिम्मेदारी और इस भार को महसूस करते हैं? बहुत बड़ा करते हैं। पहले तो कुर्सी बता दूं, कुर्सी केजरीवाल जी की है, अब हमने तो इस्तेमाल ही करनी है। दफ्तर भी उन्हीं का छोड़ा हुआ है, कुर्सी भी उन्हीं की। कुर्सी उनकी छोड़ी हुई है, उन्हीं की। आप एक बार आगे बाकी भी देखिए कैसी है, इससे बड़ी है बाकी की। नहीं, जिस कुर्सी के ऊपर इतना हल्ला है कि 66,000 की कुर्सी है, उसमें पहले अरविंद केजरीवाल बैठा करते थे। सारी, मैं तो कह रहा हूँ, ये ऐसी एक नहीं है ना, आपने तो एक ही देखी है अभी। हाँ, आपको आपके पॉडकास्ट के बाद मैं बाकी की भी वीडियो भेजता हूँ, जरा वो देखियो, इनसे भी बड़ी है। नहीं तो फिर आम आदमी पार्टी क्यों हल्ला करेगी? तो उनका काम ही है, छोड़िए, अब उनके पास और क्या है बताइए। ये भी ना करें तो क्या करें? चलिए आप बताइए, कुछ तो करना है। हाँ, तो बस यही करना है। ये मुझे लगता है बड़ा खुलासा है कि जिस कुर्सी पर बवाल है वो उन्हीं की है। ऐसी कई है, कोई एक नहीं है। हाँ। केजरीवाल जी की इससे बड़ी बड़ी पड़ी हुई है अंदर। तो मुझे तो याद है जब माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे तो वो जो बड़ी कुर्सी थी तो इतनी बड़ी थी कि वो पुराने जो किंग और शेख बैठा करते थे, वो लकड़ी की इतनी बड़ा, जो अभी पड़ी है वहाँ। मैं आपको फोटो आज भिजवाता हूँ इसकी भी, देखना हम पसंद वो तो बनाने में 1-2 लाख की बनी होगी मुझे लगता है। माय गॉड। और आप अगर हमें फोटो भेजेंगे तो हम वो पॉडकास्ट मैं भी डालूंगा, इसी में डालने के लिए भेजता हूँ अभी आपको। हाँ, बिल्कुल, लोगों को पता चलना चाहिए। अरे ऑफिस देखिए, वो ऑफिस इतना बड़ा है। ये आपकी जानकारी के लिए, क्योंकि आपने सवाल कर दिया तो आपको दूसरा जवाब भी दे देता हूँ। जब माननीय मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जी होते थे तो जहाँ पे अब इनका स्टाफ बैठता है वो मुख्यमंत्री जी का ऑफिस था। तो लेफ़्ट राइट दोनों तरफ कोई तकरीबन 10-10 हज़ार फुट के ऑफिस बनाए गए, एक तरफ सीएम केजरीवाल जी ने अपने लिए, दूसरी तरफ स्टाफ के लिए। तो ये बाद की बिल्डिंग बनाई गई है और उस ऑफिस इतना बड़ा है कि किसी शेख वगैरह के होगा, प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए का भी इतना बड़ा नहीं होगा। एक बार आपको ऑफिस भी सीएम का देखना चाहिए, मौका मिलेगा। तो आपने सवाल किया तो इसलिए मैंने अच्छा, आज जब हम आपसे चर्चा कर रहे हैं सर, मैं व्यूअर्स को भी बता दूं, दिल्ली का AQI 63 है, जो मुझे लगता है बड़ी किस्मत से हम लोगों को नसीब होता है। और कल जब मैं यहाँ आने का प्लान करी थी तब 150 था, एक दिन में ही बहुत अंतर हमने देखा है। लेकिन सर मैं भी मानती हूँ, आप भी इस बात को मानेंगे कि ये कभी भी 63, 50, 90 तो नहीं रहेगा। आगे बहुत बड़ा भूचाल आपके लिए भी आने वाला है। देखिए, जनरली हमने इसको काफ़ी चीज़ों को कंट्रोल किया है। पोल्यूशन 3 ही तरीके से है, जो हमारे दिल्ली का है, दिल्ली के अड़ोस पड़ोस का भी है, लेकिन उस पर हम बहुत बड़े स्तर पर काम कर रहे हैं। दिल्ली के अंदर व्हीकल पोल्यूशन है, उसके लिए किस तरह से मैक्सिमम व्हीकल्स लाए जा सकें, 12 स्टेज 6 की गाड़ियाँ लाई जा सकें। दिल्ली के अंदर लोग मैक्सिमम किस तरह से पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ कर पाएँ, लास्ट माइल कनेक्टिविटी कैसे बना पाएँ। दिल्ली की जो पब्लिक जो बसेस हैं या दिल्ली के अंदर जो टैक्सीज हैं, उनको किस तरह से बेस्ट EV पे लाया जा सकता है। दिल्ली सरकार ने लगभग अपना तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सारा ही इंफ्रास्ट्रक्चर ई व्हीकल पे ला ही रही है, बसेस आ रही हैं हमारी। तो हमने इसी तरह इंडस्ट्रीज़ को भी आकर मॉनिटर करना शुरू किया। जब हमने आके, तो इससे पहले जो हमारी इंडस्ट्रीज़ थी उनमें 2 कैटेगरियाँ हैं। एक है जो गवर्नमेंट की इंडस्ट्रीज़ हैं लगा देगी हुए हैं, और दूसरी है जो लोगों ने अपनी कच्ची प्लॉट ले लेकर इंडस्ट्री काट दी। ऐसी जो इंडस्ट्री थी उसको रेगुलाइज करने का एक प्रोसेस बहुत सालों से, 15 सालों से चलता आ रहा है, जिस पे सरकार ने कभी काम नहीं किया। और उसी चक्कर में वो कहते थे कि इस इंडस्ट्रीज़ का पोल्यूशन भी हम नहीं चेक कर पाएंगे क्योंकि हम ये अनऑथराइज्ड है या अनरेगुलाइज्ड है। तो अभी हमने आके DPCC को, उसको भी DPCC के दायरे में लिया।
ऐसी अब तक हम 10,000 से ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ का पोल्यूशन चेक कर चुके हैं। ऐसी 2,000 से ज़्यादा, लगभग 1,800 हैं। अब लेटेस्ट थी, अभी 700-800 हज़ार और भी हो सकती, 200-300 और हो सकती है। इसलिए मैं 2,000 रफली कह रहा हूँ, 1,800 तो डॉक्यूमेंटेड है। तो ऐसी इंडस्ट्रीज़ को हम बंद कर चुके हैं जो पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज़ हैं। तो इसी तरह अब चैलेंज ये है कि दिल्ली के अंदर जो कंस्ट्रक्शन और डस्ट है, उस डस्ट मिटिगेशन कैसे हो। तो कंस्ट्रक्शन के लिए तो हम काफ़ी स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस बनाए हैं कि जब वो बनाएगा घर तो किस तरह से अपने घर की डस्ट बाहर ना जाए उसका इंतज़ाम करेगा। पर फिर भी बहुत डस्ट है, रोड डस्ट है, इन सब को लाना चुनौती है। उसके लिए भी हम एमसीडी को पैसे दिए हैं कि आप एमआरएस लेके आएँ, सभी सड़कों को, बड़ी छोटी सभी सड़कों को मैकेनिकल रोड स्वीपर्स के साथ साफ़ करें ताकि धूल मिट्टी ना उड़े। तो ये एक बड़ा चैलेंज है। जनरली दिल्ली का जो AQA रहता है वो अब 150 के आसपास रहता है, जो कि अपने आप में एक बहुत पिछले कई सालों के बराबरी में बेहतर है। एवरेज 150 रहता है। जब जो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के दिन को अगर आप छोड़ दें तो अब क्या है कि उन दिनों में जब हवा भी रुक जाती है और जब धुंध पड़ने लगती है, फॉग होता है, वो स्मॉग में तब्दील हो जाता है। क्योंकि फॉग आके रुक जाती है और हवा न चल पाती है, तो जितना भी पोल्यूशन है वो एक जगह पे स्टेगनेंट हो जाता है। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। कर रहे हैं, इस पे भी काम कर रहे हैं। इनोवेशन चैलेंज लेके आए हैं, बहुत सारी इनोवेशन चैलेंज में नई नई चीज़ें निकल के आए हैं। अब उनको IIT को हमने ऑन बोर्ड लिया है। उन्होंने एक बोर्ड बना के इन सब के एवेल्युएशन कर रहे हैं। अब इनकी फिजिकल एवेल्युएशन हो रही हैं। तो इनमें से जो चीज़ें निकल के आएंगी वो भी दिल्ली के लिए आगे लेके आएंगे हम, ताकि उनसे बेहतरी दिल्ली की जा सके। और दिल्ली के आसपास की हवा को साफ़ करने के लिए लगातार माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी, भूपेंद्र यादव जी के साथ बैठकें करते हैं। अभी 3 दिन पहले ही हमारी बैठक थी। तो कैसे गुड़गांव का, फरीदाबाद का, नोएडा का, गाज़ियाबाद का, मेरठ का, रोहतक का, तो ये सारा कैसे एनवायरनमेंट क्लीन हो, क्योंकि एयर शेड तो कॉमन है। तो मान लीजिए अगर हमने सब साफ़ कर दिया, जैसे आपने देखा पिछले दिनों में गाज़ियाबाद सबसे ज़्यादा AQA रहा, तो उसका इम्पैक्ट भी हम पे ही आएगा एयर शेड कॉमन होने के कारण। तो इसलिए ये सारा काम एक प्राइम मिनिस्टर ऑफिस भी इसके अंदर जो मॉनिटरिंग करते रहते हैं टाइम टू टाइम, और हमारी रिपोर्ट्स मंगवाते हैं कि हम क्या कर पाए हैं, क्या नहीं कर पाए। पड़ोसी जो हमारे राज्य हैं उनके लिए भी। तो एक अच्छी कोऑर्डिनेशन के साथ हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इन चीज़ों को साल दर साल नीचे लेके आएँ। 10-10% भी अगर नीचे लाना शुरू करेंगे तो एक बड़ी जो है राहत दिल्ली को मिलेगी। सच्चाई है ये सर कि मसला और बात सिर्फ दिल्ली NCR की ज़रूर होती है, लेकिन ये AQI लेवल ख़राब होना ये पूरे भारत की समस्या है और उस पर चर्चा होनी चाहिए, अभी से होनी चाहिए। जब स्मॉग आएगा तब नहीं। आपके शहर का जो भी AQI है वो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। मैं बनारस की रहने वाली हूँ सर, और आप पूरा ईस्टर्न UP अगर देखिए, वो चाहे लखनऊ है, कानपुर है, इलाहाबाद है, बनारस है, ये पूरा एरिया जो है उसमें और दिल्ली के AQI में बहुत फ़र्क होता नहीं है। लेकिन क्योंकि शायद मीडिया दिल्ली में बैठी हुई है और केंद्र दिल्ली में है, कि केंद्र भी दिल्ली में है, दिल्ली के लोग जागृत भी ज़्यादा हैं, मीडिया भी दिल्ली में है। वरना इसी साल की अगर हम बात करें जो पिछला निकल कर गया है, ज़्यादा टाइम जहाँ पंजाब के अंदर जहाँ खुद आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो मैंने तो कई बार ट्वीट भी किए उनके कि लुधियाना तो इतना बड़ा शहर भी नहीं है जितना बड़ा दिल्ली है कंपैरेटिवली, पब्लिक लोग भी नहीं, वो हमसे भी उसके AQI ज़्यादा था। अमृतसर का AQI हमसे भी ज़्यादा था। इसका मतलब क्या कि हम तो यहाँ पे जो काम कर रहे हैं उसकी कोशिश करके उसको बेहतर कर रहे हैं। वरना 3.5 करोड़ लोग जिस शहर में रहते हों, और वो भी 70 किलोमीटर बाई 70-60 किलोमीटर ही होगा, बोल तो उससे भी कम है, और उस एरिया के अंदर 3.5 करोड़ लोग जहाँ आबादी हो। इसके अलावा जो आप हमारे कूड़े के पहाड़ देखते हैं, जो हमने कहा कि इसको, जैसे हमारी जनरेशन ने या हमसे पहले वाली कई जनरेशन्स ने डायनासोर को नहीं देखा, हमने ये वादा किया है कि हमारी आने वाली जनरेशन इन पहाड़ों को भी नहीं देखेगी, ये पहाड़ फोटो में दिखेंगे। तो अब आप सोचिए कि टारगेट कितने साल मैं बताता हूँ। हाँ, तो अब आप सोचिए कि इनमें से कितने मैट्रिक टन निकल रहा है। तो 13-14 हज़ार मैट्रिक टन तो रोज हम जनरेट कर रहे हैं। एक तो हम उसको वो मैनेज करते हैं। हाँ। इसमें से हम 30 से 35 हज़ार मैट्रिक टन कूड़ा रोज ट्रम्बलिंग के माध्यम से प्रोसेस करके इस कूड़े को हम ख़त्म करते हैं। अब सोचिए उस कूड़े को हटाना, उसके लिए कितनी मैन फोर्स लगी हुई है, कितनी गाड़ियां लगी हैं, कितने ट्रक लगे हैं, कितना, तो इतना बड़ा मैराथन ये जॉब है जिसको सरकार इतने स्मूथली ऑर्गेनाइज कर रही है कि किसी दिल्ली वाले को परेशानी भी नहीं होने देती। ये लगता है, देखिए जब भी आपको चीज़ कहते हैं, ऐसा नहीं है जो सरकार आई है इसकी मॉनिटरिंग मोदी जी तक करते हैं।
जिस सरकार की मॉनिटरिंग मोदी जी खुद करते हों, अब सोचिए सरकार को कितना काम करना पड़ता होगा। ये तो आप सब लोग देश जानता है कि उनकी वर्किंग किस तरह की है। हाँ। माइक्रो लेवल पे वो काम देखते हैं। क्लास भी लगाते हैं? नहीं, क्लास तो जब आपको एक जिम्मेवारी दी है तो परफॉर्म तो आपको करके देना ही पड़ेगा ना, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं। जो भी नहीं करेगा उसकी क्लास तो लगनी है। परफॉर्मेंस बेस्ड है, और वैसे ही बीजेपी बेस्ड पार्टी परफॉर्मेंस बेस्ड है। तो इसलिए दिल्ली का चैलेंज कोई छोटा नहीं है, लेकिन हाँ, उस चैलेंज को बीजेपी ही कबूल कर पाई है, वरना पहली सरकारें क्यों ना कर पाई। 10 साल तक केजरीवाल जी रहे, क्यों ना पहाड़ कूड़े के हटा पाए। 10 साल तक वो रहे, क्यों ना हवा साफ कर पाए। 10 साल तक रहे, क्यों ना यमुना जी साफ कर पाए। 10 साल तक रहे, क्यों ना साफ पानी लोगों को पहुंचा पाए। 10 साल तक क्यों ना सड़कें बना पाए। तो ये कारण है कि बीजेपी का थॉट प्रोसेस काम करने का है, इसलिए इतनी तेजी से काम शुरू हो गए हैं। सर, अरविंद केजरीवाल से भी जब यही सवाल पूछा जाता था जो मैं आपसे पूछ रही हूँ, जी। तो वो भी यही कहते थे कि क्यों नहीं शीला दीक्षित कर पाई, क्यों नहीं कांग्रेस सरकार ठीक कर है, पाई, उन्होंने तो क्यों नहीं नहीं कर पाए। यमुना साफ किया। वो नहीं कर पाए ना, हम तो नहीं देख पा रहे। हाँ, तो ऐसा हम करेंगे। हमने ये नहीं कह रहे कि वो नहीं कर पाए, हम भी नहीं करेंगे। आपने मेरे से एक सवाल पूछा था, जवाब बीच में रह गया। तो आपने मेरे से पूछा, हमने अपने 5 साल की टर्न्योर में ये कूड़े के पहाड़ को जीरो कर देंगे। आपके रहते रहते होगा, अब 4 साल ही बचा है। हम उससे भी पहले करेंगे। आप कहिए 3 साल बचा है, हाँ। मैं कहूँगा उससे भी पहले करेंगे। अगले 2 साल में इसका हमारा ऐसे टारगेट है। जबान दे रहे हैं आप। अगले 2 साल में हमारा टारगेट है। जो हमारा अभी वेस्ट आ रहा है, हाँ। उसमें से हमारा तकरीबन 3000 मैट्रिक टन वेस्ट हमारा फिर अभी डंप यार्ड पे जा रहा है। हम बाकी तो 8-9 हज़ार मैट्रिक टन को तो प्रोसेस कर पा रहे हैं, लेकिन 2-3 से 3,500 मैट्रिक टन अभी भी हमारा लेगेसी वेस्ट बन रहा है। अब हमारा बस वही चैलेंज है कि इसको साथ साथ हटाना है, तो 3,500 को भी हटाना है। हम मान के चलते हैं कि 2 से 3 साल के अंदर इसको 100% खत्म कर देंगे। बिफोर दैट खत्म कर देंगे। मैं आपको बहुत लास्ट स्टेज की बात कर रहा हूँ। और मुझे लगता है इसके लिए तारीफ होनी चाहिए सर की, कि अगर वो बिल्कुल डंके की चोट पे कह रहे हैं, हालांकि सर लोग सेव करके अब रखते हैं और फिर आगे सवाल नहीं, हम तो पूछते खुद ही कह रहे हैं ना, कौन सा आपने हमसे जबरदस्ती करवा दिया। ठीक बात। हमने तो आपने हमसे पूछा कि मैंने तो 5 साल से शुरू किया, आपने कहा 4 साल रह गए, मैंने कहा उससे भी पहले करके देंगे। हाँ। तो देखिए हम कर रहे हैं। और मैंने फिर से दोबारा बताऊं, 30,000 से 35,000 मैट्रिक टन कूड़ा रोज प्रोसेस करके लेके जाना। थोड़ा हमें बताइए ना सर, ये कैसे हो रहा है? मतलब ऐसा होता तो है वहां नहीं, पे। हाँ, इसमें मतलब से लोग ये ना सोचें एक जगह से कूड़ा उठा के दूसरी जगह तो वो नहीं। बताने लगा ना। हाँ। इसमें से 3 चीज़ें निकलती हैं। इनहर्ट निकलती है एक, इसमें से जो थोड़ा धूल मिट्टी है और कोई कंकर आ गया, उसकी एक सॉलिड जो चीज़ निकलती है इनहर्ट, वो हमारा चले जाता है NHI की सड़कों के लिए। फिर हमारा इसमें से फ्यूल निकलता है। वो फ्यूल जो है वो हमारी यूपी की इंडस्ट्री और इधर की इंडस्ट्री हमसे खरीदती है, वो फ्यूल के काम आता है। तो मकसद क्या है कि इसमें से वेस्ट ना रहने दें इसको डंप, इसके अंदर वो चीज़ इसमें से निकाला जाए जो काम हो सके, उसको इस प्रोसेस करके। तो ट्रम्बलिंग मशीन लगती हैं, तो पहले वो इसमें से इनहर्ट जितना निकलता है, हार्ड मटेरियल जो निकलता है उसको अलग से निकालते हैं। फिर जो सॉफ्ट मटेरियल है उसको प्रोसेस करते हैं, उसमें से फ्यूल निकालते हैं और उस फ्यूल को फिर हम बाहर बेचते हैं। तो इस तरह से इस कूड़े को ख़त्म किया जा रहा है। और ये अगर पहले की सरकारों ने सोचा होता तो ये लेगेसी वेस्ट बनता नहीं। हम अगर साथ साथ में प्रोसेस करते रहते तो ये लेगेसी वेस्ट न बनता। हम आज जो आपको बता रहे हैं 30,000 मैट्रिक टन रोज 35,000 30,000 उठाते हैं, वो हमारा नहीं है, वो 10 साल का केजरीवाल जी का दिया हुआ कूड़ा है। हमने वहाँ पे सुंदर प्लांटेशन करके वहाँ पे गार्डन बनाने का काम शुरू कर दिया है। ये अपने आप में अद्भुत है। इसको कहना और करने में इतना ही अंतर है। जब कोई ये कह दे कि मैं चंद्रमा पे गया था कल और आज वापस आ गया, इसमें इतना ही अंतर है कि कल तक जहाँ कूड़े के पहाड़ थे, अगर वहाँ बाग बगीचे आज बन गए हैं तो ये काल्पनिक नहीं है, ये सच्चाई है। और ये रेखा गुप्ता जी की सरकार का काम करने का और मोदी जी की विजन का फर्क है। मुझे लगता है हम भी अगर इसमें थोड़ा सहयोग कर पाए। आप एक बार आइए ना, ये आप अपने पॉडकास्ट में मैं आपको आग्रह करूंगा, मैं अपनी टीम आपके साथ भेजता हूँ, आपको जरूर दिखाना चाहिए कि कूड़े के पहाड़ को ख़त्म करके जो समतल ज़मीन के ऊपर हमने अपने प्लांटेशन लगा दी है, आपको एक बार डालनी चाहिए बीच में, लोगों को पता तो चले क्या अंतर होता है सरकारों में। ठीक है सर, आपने कहा है, हम ये करेंगे, हम वो तस्वीर लोगों तक ज़रूर पहुंचाएंगे। धन्यवाद। एक चीज़ जो मैं बहुत महसूस करती हूँ, हालांकि आपका डिपार्टमेंट है नहीं, लेकिन मेरा दर्द है, तो मैं आपको बता दूँ कि हम जो इतना ऑनलाइन सामान खरीद रहे हैं ना सर, घर में उससे भी इतना कूड़ा इकट्ठा होता है। आप कुछ भी इतना, एक बॉटल आप मंगवाएंगे वो इतने बड़े बॉक्स में आता है, उसके अंदर एक और बॉक्स होता है, फिर एक पॉलिथीन होती है, और ये बड़ा कूड़ा हर घर में, क्योंकि अब तो ऑनलाइन का चलन बढ़ ही गया है। मैं वेबसाइट के नाम नहीं लेना चाहती हूँ, पर ये भी बहुत बड़ा कूड़ा है। तो आपने जो बात कही, मैं हर जगह ये बोलता हूँ। हाँ। अच्छा है
कि देखिए अभी हमारा पिछले 4 सालों में क्या अंतर आया है, से 5 सालों में कितना अंतर आ गया। अगर हम प्री देखें, प्री क्या अंतर है में, लोगों पे घर जो खाना आता था वो डिलीवरी जो थी वो लिमिटेड थी बहुत। वो एक पर्टिकुलर फ़ोन करके एक रेस्टोरेंट से कोई डिलीवरी आती थी और वो लोकल आपके लोकल मोहल्ले के थे। अभी जैसे ही ये जितने बड़ी सारी कंपनियाँ आई तो अभी हर घर में जोमेटो और ये सब चीज़ों ने घर घर पहुँचाना शुरू कर दिया। तो आप सोच के देखिए कि आज दिल्ली के अंदर हज़ारों क्लाउड किचन्स हैं, हज़ारों, और लाखों लोगों के पास ये खाना पहुंच रहा है। तो डेफिनेटली एक कल तक जो एक कल्चर था कि सब्जी खरीदी और घर पे वो बन गई, वो तो आज भी उसी तरह ही आ रही है, वो उसी तरह आ रही है। लेकिन 3 लोग अगर घर के हैं तो 3 लोगों का अलग अलग टेस्ट है, अलग अलग खाना भी आ रहा है। ठीक है, हम मॉडर्न जमाने की तरफ बढ़ रहे हैं। सिर्फ खाना नहीं सर, मिंत्रा, अमेज़न, फ्लिपकार्ट, नहीं मैं आगे आता हूँ, मैं खाने की खाली बात कर रहा हूँ। हाँ। तो खाने में आप देखिए हमारा कितना बड़े रिसोर्सेज लगते हैं, बड़े बड़े ट्रकों में सामान आता है, फिर वो क्लाउड किचन्स हैं, वो इतनी एनर्जी कंज्यूम कर रही हैं, फिर उसकी पैकिंग है, फिर वो पहुँचाने का एक प्रोसेस है घर तक, वो भी फ्यूल कंजम्पशन है, फिर उसके बाद घर पहुँच गया तो जो जिस पैकिंग है जिसको, वो भी सारी पेपर और वो भी हमारी चीज़ों को वेस्ट करती है। और उसी तरह ही बाकी कंपनियाँ जो आज वेस्ट हाउस होल्ड्स को पहुँचा रही हैं या जितने भी ई प्लेटफॉर्म्स बन चुके हैं, तो उनसे डेफिनेटली कई गुना मल्टीफोल्ड इसीलिए बढ़ता जा रहा है। राइट। आपके पास कोई अगर इसका उपाय है या अगर आप ऐसा कूड़ा कम कर रहे हैं तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप बता दीजिएगा सर। लेकिन ये जब आपको पता चला कि आपको ऐसा विभाग मिल रहा है जो कांटों भरा ताज है, तो आपको लगा नहीं कि पहले दिन से माइक तो मेरे सामने होगा, मीडिया मेरे सामने आके पूछेगी, जनता मेरे से सवाल पूछेगी, इतना तो रेखा गुप्ता जी से नहीं पूछेंगे जितना आपसे पूछेंगे कि सर हवा का क्या हुआ। पार्टी ने कोई सोचकर जिम्मेवारी दी होगी। और हाँ। वैसे मैं तो गुरु घर की सेवा करता रहा हूँ, पवन गुरु पानी पिता माता तरत महत। गुरु साहब ने कहा है जो हवा है वो गुरु है, जो पानी है, जो धरती है, माँ और पिता हैं। तो ये गुरु की सेवा करनी, माँ की सेवा करनी, पिता की सेवा करनी, तो हमारा धर्म ही है। तो अच्छी बात है अगर वो मुझे मिली है। तो पवन गुरु पानी पिता माता तरतम हाथ, तरती जड़ी वो माँ है, तो इसकी सेवा करने का मौका मिल रहा है मुझे। शानदार। अब एक आपने बात कही है तो एक शेर मैं भी इसी बात पे सर पढ़ती हूँ। अल्लामा इकबाल साहब ने कहा है, जिस दिन तय है बिछड़ना उस दिन से पहले कौन गया, जितनी सांसें लिखी हैं उतनी सांसें लेगा इंसान। लेकिन मैं आपको हकीकत बताऊं, आपको भी मालूम होगा, कई रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि अगर मनजिंदर सिंह सिरसा साहब कहीं दूसरे शहर में रह रहे हैं तो वो 10 साल ज़्यादा जिएंगे। दिल्ली में अगर रह रहे हैं, ये जब लिखा था ना अल्लामा इकबाल साहब ने, उनको मालूम नहीं होगा जितनी सांसें ऊपर वाले ने लिखी हैं उतनी सांसें लेके आप अगर दिल्ली में पैदा हो जाएं तो आप 8.5 साल से 10 साल कम जीते हैं। ये उम्र सर मेरी भी घट रही है, आपकी भी घट रही है। चलिए हम कोशिश करेंगे कि इसमें ना घटे और हम हवा को जल्दी और साफ़ कर पाएँ। लेकिन मैं आपको इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ कि आप भी ज़रूर सोच रहे होंगे कि ये कोई एक दिन का काम तो नहीं है, होता तो हमसे पहले वाले कर ही चुके होते, ये तो स्पष्ट है। दूसरी बात यह है कि ये ऐसा भी नहीं है कि चुटकियों से ठीक होने वाला, इसके लिए लॉन्ग टर्म मेजर्स ही लिए जा सकते हैं, जैसे कि फ्यूल व्हीकल्स को ख़त्म करना, जिसको आइस व्हीकल्स हैं जो फ्यूल पे चलते हैं उनका कम करना, भारत स्टेज जो कम से कम पोल्यूटिंग है उस पर व्हीकल्स लेके आना, मैक्सिमम जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का प्रचलन हो, और इसी तरह जो मैंने आपको पहले भी बताया कि सड़कों की धूल भी कम हो और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस के ऊपर भी नॉर्म्स हो और धूल कम हो, ये सब चीज़ें मिलाकर, और इंडस्ट्री की भी। तो मैं तो पूरी सख्ती से लगा हूँ। मैंने तो इस दौरान हर तरह के लोगों को अपना दुश्मन बना लिया। जिसको लगता है, जिस पे मैं कार्रवाई करता हूँ उसको लगता है कि भाई सिरसा मेरा दुश्मन ही है। अब मैं उनको बताता हूँ कि भाई मैं आपके परिवार का तो दोस्त हूँ, आपके बच्चों का तो दोस्त हूँ। अगर मैं ये कुछ कर रहा हूँ तो आपकी आने वाली जनरेशन जो है वो साफ हवा ले पाए, मैं उसके लिए कदम उठा रहा हूँ। तो इसलिए मेरे तो सभी इस चक्कर में दुश्मन है। विपक्ष में कौन ऐसा है जो आपको सबसे बड़ा दुश्मन मानता है? नहीं, कोई नहीं, विपक्ष को मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। विपक्ष का तो काम ही होता है और उनको तो रहना ही चाहिए सचेत। देखिए, अगर बाई चांस की आप सोचिए अगर विपक्ष हो ही ना तो भी तो कौन आके जगाएगा, ये विपक्ष होना भी बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन मेरा मानना है कि आज का विपक्ष और पुराने विपक्ष में बहुत अंतर है। आज विपक्ष सिर्फ विपक्ष के लिए रह गया है, प्रतिपक्ष के लिए नहीं। आज विपक्ष इसलिए नहीं रह गया कि उसको लगता है कि मेरे को अच्छी बात के लिए गलत काम के लिए आवाज़ उठानी है। आज एक ही बात रहेगी कि मुझे हर जगह पे आवाज़ उठाना, मुझे तो विरोध ही करना है, तो विरोध करना ही मेरा पर्पस है। आज ये रह गया है।
तो उन्होंने अगर दिन हम कहेंगे तो रात कहेंगे, अगर हम रात कहेंगे तो दिन कहेंगे। आज इतना ही बस अंतर है, ये ठीक नहीं है मुझे लगता है। बाकी विपक्ष तो होना ही चाहिए। आप कह रहे हैं विपक्ष तो होना ही चाहिए, वो कह रहे हैं आप तो विपक्ष को खत्म करते चले जा रहे हैं। राघव चड्ढा को भी अब आपने ले लिया अपनी पार्टी में। देखिए, वो उसमें तो हमारा कसूर नहीं माना जा सकता। अच्छे लोग एक तरफ खींचते जाते हैं, बुरे लोग एक तरफ खींचते जाते हैं। अच्छा, तो ये स्वाभाविक है। आप भी ऐसे ही खींचे चले आए थे। ये तो दुनिया की रीत है और बहुत पुरानी रीत है। हाँ। हर जगह आप देखिए, एक कोने में आप देखिएगा, शादी में जाइएगा, फंक्शन में जाइएगा, कहीं भी जाइएगा आप, तो आप देखिएगा एक तरफ पत्रकार अपनी चर्चाएं कर रहे होते हैं, दूसरी तरफ डॉक्टर अपनी डिस्कशन कर रहे होते हैं, तीसरी तरफ जो तिहाड़ जेल से आए हैं वो भी बता रहे होते हैं वो जेलर वहाँ ऐसे होता था, तेरे टाइम पे वो था, मेरे। तो भाई वो सब एक जगह होते जाते हैं। तो ऐसे लिए मेरा मानना है कि अगर आम आदमी पार्टी अपने लोगों को नहीं संभाल पा रही तो उसके पीछे कोई कारण। राघव चड्ढा आज आए हैं ऐसा नहीं है। राघव चड्ढा जी से पहले भी बहुत सारे लोग हैं जो आम आदमी पार्टी को छोड़कर चले गए। मान लो किसी पार्टी में भी नहीं गए, बहुत सारे ऐसे भी हैं, बहुत सारे ऐसे जो किसी पार्टी में चले गए। तो अभी अब देखिए, मैं मानता हूं कि पाठक जैसे लोग जो उनके पार्टी के सेकंड इन कमांड थे, केजरीवाल जी के बाद अगर कोई काम था तो संगठन महामंत्री थे उनके। तो अगर पाठक साहब जैसे लोग भी वहाँ दम घुटते और बताते हैं कि यहाँ के हालात ऐसे हैं, तो कौन उनको नहीं छोड़ के गया? एक नाम तो लेके दीजिए। जो सत्ता में नहीं है वो भी छोड़ गए, जो विपक्ष में थे वो भी छोड़ गए, जो नहीं जीते वो भी छोड़ गए, और जो जीते वो भी छोड़ गए। अब बताइए किससे नाम करेंगे? कुमार गौरव से लेके, कुमार विश्वास से लेके, अब शुरू करिए। कितने नाम हैं भाई, आप नाम तो गिनिए। तो उसमें हमारा क्या कसूर है? बताइए हमारा क्या कसूर है? लोग यही कहते हैं कि आप ईडी और सीबीआई का डर दिखाते हैं और फिर उसके बाद अपनी पार्टी में ले लेते हैं लोगों को। देखिए, वो तो भगवंत मान का अभी ताजा बयान है, वो कह रहे हैं कि पंजाब चुनाव ऐसे ही बीजेपी जीतेगी, वैसे तो कुछ होने नहीं वाला है, ऐसे ही जीतेगी। तो वो तो मान चुके हैं हारेंगे, वो तो मान ही चुके हैं ना। तो उन्होंने बहाने, देखो केजरीवाल जी तो और राहुल गांधी से सीखा उन्होंने, बहाने पहले तैयार कर लो। जब हारना है तो बहाना पहले से होना चाहिए। हमारे कारण नहीं आ रहे, इसके कारण आ रहे हैं। तो अब पहले उन्होंने ईवीएम मशीन के बहाने लगाए, अब वो लोग आगे एक्सपोज होके, फिर उन्होंने लगाए कि ये तो वोटें कटवा देते हैं, वो भी बहाने एक्सपोज हो गए। अब उनको लगता है तीसरा बहाना कोई संभाल कर रखे। लोगों को हारने के बाद क्या कहेंगे? जब पंजाब से हारेंगे तो भागना पड़ेगा, तो क्या कहेंगे? फिर कहेंगे नहीं जी नहीं, बीजेपी नहीं जीती, ये ईडी सीबीआई जीती है। तो इसलिए उन्होंने बहाना अपना तैयार करा, और कुछ नहीं है। उनको पता चल गया कि हार रहे हैं, इसलिए अपने बहाने तैयार कर रहे हैं। मैं एक चीज़ बहुत दिन से समझना चाहती हूँ, जब स्मॉग ये आता है तो उसके बाद ये जो वाटर स्प्रिंकलिंग होती है हर जगह, उसके पीछे क्या वजह है? तो ऐसा है, दो चीज़ें अलग हैं, स्मॉग और वाटर स्प्रिंकलिंग दोनों अलग अलग हैं। वाटर स्प्रिंकलर्स क्या करते हैं, वो हवा, ज़मीन पर जो धूल है उसको एक जब वो उस पर पानी पड़ता है तो उसका वजन होता है, वो बैठा रहती है, धूल थोड़ी देर के लिए बैठ जाती है। तो जो ESG होती है उस गाड़ी के अंदर, वो जो जो एंटी स्मॉग कटर है, वो जब प्रेशर से चलती है तो वो जो हवा रुकी होती है, जो स्मॉग बन चुकी होती है, उसको कट करने का काम करती है। तो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ये जहाँ तक बात है कि वाटर स्प्रिंकलर्स का, ये तो बिना बरसात के हर वक्त चलते रहें, बरसात में इनकी जरूरत नहीं रहती। वरना तो मिट्टी बिठाने के लिए, और यही सारा। और अभी हमारे जो MRSM आते हैं, जैसे मैकेनिकल रोड स्वीपर्स जो हैं, उनके अंदर तो अब देखो जो वर्ल्ड की टेक्नोलॉजी है उसमें उन्होंने इनबिल्ट करके लगाया इसको। इनबिल्ट है पानी के। क्यों कि जैसे ही वो काम करना शुरू करता है, उसका जो बोलते हैं स्क्रबर, जैसे ही उसका शुरू होता है तो उसको पानी के साथ गीला करता ताकि धूल बिल्कुल ना उड़े। तो धूल को रोकना काम है। अगर ये जो काम है, अभी हमने बहुत जगह मिस्ट लगाए हैं, मिस्ट स्प्रेस भी अगर आपने देखे हो, वो चलते रहते हैं, थोड़ी थोड़ी मिस्ट फेंकते रहते हैं ताकि नीचे धूल जो है वो नीचे दबी रहे, कंप्रेस रहे नीचे। इसका AQI से कोई लेना देना है? तो अगर धूल नहीं उठेगी, PM 2.5 अगर PM 2.10 अगर दबेगा नीचे, वो हवा में नहीं उड़ेगा तो पोल्यूशन नहीं बनेगा। उड़े तभी पोल्यूशन बनता है अगर वो जमीन से ऊपर उठता है। अगर जमीन पे बैठा रहे, जैसे मिट्टी है कहीं पे, अगर वो जमीन पे रहे तो पोल्यूशन नहीं बनती। जैसे मिट्टी हवा में आती है, आपकी सांसों में जाती है, तो पोल्यूशन बन जाती है। सौरभ भारद्वाज, जिस समय स्मॉग बहुत ज़्यादा था, AQI बहुत ज़्यादा था, उस समय वीडियो बना के हर जगह दिखाई दिए, जिसमें वो ये कह रहे थे कि ये वाटर स्प्रिंकलिंग उन्हीं जगह पे की जा रही है जहाँ पर मीटर लगे हुए हैं और इसलिए AQI उससे डाउन हो जा रहा है। देखो मीटर तो उस टाइम पे अब तो 40 जगह लग गए हैं। उस टाइम पे तो मेरे को ध्यान नहीं, 27 से 28 जगह थे। तो ऐसा नहीं, दिल्ली में हर जगह चलते। और पहले वो भी अरविंद केजरीवाल जी के टाइम पे हायर किए हुए हैं। तो वाटर स्प्रिंकलिंग का काम तो पहले भी करते थे। तो हॉटस्पॉट क्या है जहाँ पे सबसे ज़्यादा पोल्यूशन है, ठीक है? वो वीडियोस देखे थे आपने? हाँ, मैं देखे, मैं आपको वही बताने लगा।
तो हॉटस्पॉट्स क्या हैं जहाँ सबसे ज़्यादा पोल्यूशन है, तो जहाँ सबसे ज़्यादा पोल्यूशन थे उन हॉटस्पॉट्स के ऊपर ही एक्यूआई स्टेशंस लगाए गए। तो उसके अगर आसपास जहाँ सबसे ज़्यादा पोल्यूशन है, अगर उसके आसपास आप अपनी धूल नहीं वहाँ भी नहीं बिठाओगे, तो आप 2 किलोमीटर दूर भी काम कर रहे हो, 4 किलोमीटर दूर भी बिठा रहे हो, तो यहाँ भी बिठानी पड़ेगी, यहाँ छोड़ तो नहीं सकते। अब उससे मैनिपुलेट नहीं किया जा रहा, कैसे किया जा सकता? अभी पर्पस क्या है? पानी फेंकने का पर्पस क्या है? धूल ना उड़े, पोल्यूशन ना उड़े, और पोल्यूशन अगर कम हो गया तो आपका मसला तो हल हुआ। और क्या करना है? मसला तो यही है। मसला क्या है? ठीक बात, पोल्यूशन ना हो। हाँ। तो पोल्यूशन को कम करने के लिए अगर आपने पानी छिड़कर अपने पोल्यूशन को नीचे बिठा दिया तो इसमें गलत क्या है? तो आप ये कह रहे हैं कि वो वाटर स्प्रिंकलिंग बाकी जगहों पे भी हो रही थी, सब जगह हो रही है, है, हर जगह उसके जरिए कोशिश थी कि और जो AQI स्टेशंस है ना, हाँ। हम तो खुद ही मैक्सिमम लगाना चाह रहे हैं। अभी हमने एक और लेके आए हैं जो एक टेक्नोलॉजी के साथ हमने टाई अप किया है, उसके माध्यम से हम हर वक्त की जगह, मान लीजिए अगर कीर्तिनगर में है तो मोतीनगर में है, कीर्तिनगर में किस चीज़ के कारण पोल्यूशन है और मोतीनगर में किस कारण से पोल्यूशन है, यह भी जान पाएंगे। तो हम तो ज़्यादा से ज़्यादा एक्यू स्टेशन और बढ़ा रहे हैं मैक्सिमम, ताकि हमें माइक्रो लेवल पे पता चल पाए कि पोल्यूशन का यहाँ क्या कारण, उस कारण को रोका जाए। मैं आपको बताता हूँ, मान लीजिए कल को पंजाबी बाग में ये निकल कर आया कि यहाँ धूल मिट्टी के कारण पोल्यूशन है, तो वहाँ पे वाटर स्प्रिंकलर्स के साथ और धूल मिट्टी खत्म करेंगे। मान के निकल के आया कि यहाँ पे इंडस्ट्री का पोल्यूशन है, तो वहाँ की इंडस्ट्री के पोल्यूशन को कर्ब करेंगे। तो ये तो एक वाटर जो स्प्रिंकलर्स है, ये तो एक कारगर सुविधा है जो कि आम आदमी पार्टी के वक्त पे चलता आ रहा है। ठीक है, उनको ब्लेम करना है और विपक्ष में है तो उनको बोलना ही चाहिए, तो बोलेंगे, ठीक है, उनका काम है। नहीं, बट ये पॉइंट आपका बहुत काम का था कि अगर वाटर स्प्रिंकलिंग करके AQI कम हो रहा है तो वही तो पर्पस है, तो वही करना है ना। और पर्पस क्या है? और हमने कब कहा था कि ये जो वाटर स्प्रिंकलर्स हैं ये पेड़ों को नहलाने के लिए हम लेके आए हैं? तो हम भी तो यही कह रहे हैं, ठीक बात, इसका पर्पस ही है। वो कह रहे हैं ये क्यों कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं, देख क्यों, अरे भाई यही तो पर्पस है कि आपकी साफ हवा मिले। और आप मानिए, आप एक बात और मान लीजिए मैं केवल और केवल जीके के 500 घरों के अंदर साफ हवा पहुंचा पाया, तो 500 घर भी तो दिल्ली हमारे ही है ना। ठीक बात। मैं पंजाबी बाग के 200 घरों में अभी हवा साफ हवा पहुंचा पाया, तो 200 पंजाबी के घर के भी तो हमारे ही है ना। तो ये जो उनकी सोच है, ये दर्शाती है कि उनका केवल ब्लेम गेम में वो यकीन करते हैं। हाँ, ये हम तब ब्लेम कर सकते थे जब वाटर स्प्रिंकलिंग सिर्फ उस एरिया में ही हो रही होती। ठीक बात। कुछ आपको कहना है इस बारे में? आप अगर डिफर आपकी राय है तो मुझे आप कमेंट करके बताइए। लेकिन सर, एक चीज़ आपकी मुझे बड़ी अच्छी लगी कि आपने कूड़े के पहाड़ के लिए बाकायदा हमें डेडलाइन दे दी कि इस समय तक तो मैं ख़त्म कर दूंगा। अब मैं आपकी परेशानी और दुविधा समझती हूँ कि आप ये डेडलाइन हमें AQI के लिए नहीं दे सकते हैं, पर उसका रीज़न है। हाँ, उसके 3 रीज़न है। डेडलाइन में क्यों नहीं? मैंने कहा कि हम कम कर पाएंगे, 10% कर पाए, 5% कर, ये इसी तरह कम होगा, ऐसे नहीं है, क्योंकि पोल्यूशन कोई बाहर से आके छोड़ नहीं गया यहाँ पे पंजाब से लेकिन आ रहा है। सुनिए, कोई बाहर से छोड़ कर नहीं गया, पोल्यूशन दिल्ली का है। ठीक है, जब हमारे यहाँ पे नवंबर दिसंबर आता है तो जो हवा है वो स्टेगनेंट होती है। पंजाब में जो पराली जलाते हैं तो भी यहाँ आके रुक जाती है हमारे, क्योंकि पहले से हमारे यहाँ सब कुछ जमा पड़ा है, स्मॉग ने सब कुछ जाम कर रखा है। तो ये इस तरह से है, जैसे मान लीजिए आप चंडीगढ़ से चले तो बड़े अच्छे चलते आए, जीटी कनार रोड पे आके गाड़ी रुक गई आपकी जाम में। तो अब जीटी कनार पर गाड़ी रुकी है आपकी, चल के तो आप चंडीगढ़ से आए हैं, तो जाम में आप दिल्ली में फंसे हैं, 4 घंटे जाम में फंसे रहे हो, 4 घंटे आपकी गाड़ी वहीं खड़ी रही। इसी तरह वो हवा जो है, अगर तो हमें भी पार करके आगे निकल जाती तो पंजाब का धुआं कभी माना ही ना जाता, क्योंकि तो निकल गया। पंजाब से जब वो आता है, वो पंजाब अकेला जिम्मेवार ऐसा नहीं है, अभी तो हवा ही है ऐसी है, हवा ने इधर आना है, तो इसमें पंजाब की क्या कसूर है? हाँ, पंजाब उस वक्त जलाता है, ये तो सालों से जलाता आता था, ऐसा नहीं है कि नया जलना शुरू हुआ है। तो फिर क्या फ़र्क आया? फ़र्क क्या आया कि हमारे आसपास में हमारे शहरों का धुआं इतना बढ़ गया है कि जब पंजाब का भी साथ में आता है तो मल्टीफोल्ड हो जाता है, into 5 टाइम्स हो जाता है। मान लीजिए, मैं आपको सिचुएशन इस तरह समझाता हूँ। आज अभी 65 है, जैसे आपने अभी बताया। मान लीजिए हमारा दिल्ली का AQI हमेशा ही 60 रहता हो या 50 रहता हो, तो अगर पंजाब का धुआं आ भी जाएगा तो अगर 5 टाइम्स इसको और मल्टीप्लाई कर लें तो कितना होगा? 250, 250। और अगर 250 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? बस ये अंतर, 1250, ये अंतर है। तो पंजाब इंडिविजुअली कैन नॉट बी ब्लेम्ड। पंजाब को आप इंडिविजुअली ब्लेम नहीं कर सकते। 3 को ब्लेम कर दें, हाँ, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूरा हमारा ये जो एयर शेड है, हमारे ऊपर एयर शेड है, कॉमन एयर शेड है,
ये लखनऊ से लेके और लाहौर तक एक ही कॉमन शेड एयर शेड है। तो इसमें जो भी चीज डलेगी उसका असर आपको भी होगा, आपको भी होगा, आपको इस तरह सबको होगा। तो हमें इसलिए सारा पानीपत से लेके ये अगर हम सब कुछ साफ करेंगे, हवा साफ होती जाएंगी, तो फिर पंजाब का धुआं आएगा, दिल्ली को नुकसान पहुंचाएगा, लेकिन उतना नहीं पहुंचा पाएगा जितना आज पहुंचा रहा है, क्योंकि हमारी खुद की हवा इतनी गंदी है, गंदी में और गंदी गिरती है तो और डबल गंदी हो जाती है। केजरीवाल जी 3 को ब्लेम करते थे, पंजाब, हरियाणा, तब शायद उनको पता नहीं होगा कि वहाँ उनकी सरकार बनेगी, तो पंजाब हरियाणा में उनकी सरकार थी नहीं, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, तो इन तीनों को आप कितना इसमें जिम्मेदार बराबर ही है, पाते हैं? लगभग 30-30% सारे ही हैं, सारे उतने बराबर के हैं। हाँ। हरियाणा हमारे निचली तरफ है, उसी का भी उतना ही पोल्यूशन आता है। पंजाब का उस वक्त आता है जब वो पराली को आग लगती है, अगर हरियाणा की भी पराली को आग लगती है तो दोनों को मिलकर दोनों हमारी तरफ आना है। हाँ। और हरियाणा किसान सुन नहीं रहे। नहीं, ऐसा नहीं है, किसानों के पास विकल्प नहीं है, किसान को आप कसूरवार नहीं, वो क्या करे अपने खेत का। लेकिन आने वाले टाइम में और टेक्नोलॉजी आ रही है, मुझे लगता है कि किसान समझता है उसकी पीड़ा जेन्युइन है, हम उसकी पीड़ा का रास्ता देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि वो चीखें निकल रही हैं उसकी पीड़ा के कारण और हम कहें कि तेरा मुंह बंद कर देंगे, तो भाई वो तो पीड़ा के कारण चीखें मार रहा है, वो तो किसान का भी मजबूरी है, तभी तो ऐसा कर रहा है, उसको भी ठीक करना ही चाहिए। कोई इसकी मैं डेडलाइन अगर आपसे समझना चाहूँ, क्योंकि किसान चीखे मार रहा है तो हमारे बच्चे, हमारे बुजुर्ग और हम सब भी देखिए, चीखे मार रहे हैं। पंजाब मुझे लगता है कि पंजाब का किसान पिछले कई सालों से जो टीवी पे देखता है उस पर असर हुआ है, वो खुद चिंता तो करता है। कुछ लोग होंगे जो बिल्कुल ही नहीं परवाह करते होंगे, लेकिन मैं मानता हूँ कि काफ़ी लोग समझने लगे हैं पंजाब में भी, और वो इसका विकल्प ढूंढ रहे हैं, मिलेगा। केंद्र सरकार उनकी सपोर्ट में है, केंद्र सरकार ने, मैंने जैसे बताया, 10 लाख से ज़्यादा अभी तक इम्प्लीमेंट्स भेजे हैं वहाँ पर, और भी जाएंगे, ये मसला हल हो जाएगा। फिर रह जाएगा हमारा हरियाणा, यूपी, जो हमारे इंडस्ट्रीज पोल्यूशन है, गाड़ियों का पोल्यूशन है। इस नॉर्थ इंडिया के अंदर सबसे पॉपुलेटेड, डेंसली पॉपुलेटेड अगर कोई एरिया है तो एनसीआर है, और ग्रेटर एनसीआर है, जो रोहतक से इधर से कह लो शुरू होती है, उधर से अगर बात करें तो करनाल से शुरू होता है, इधर से बात करें गाजियाबाद, मेरठ, ये सारा बीच में। तो अब इसके ऊपर भी सरकार काम कर रही है। आपके पास गाड़ी कौन सी है? मेरे पास तो सरकारी गाड़ी है। ईवी है? वो नहीं, हाइब्रिड है। अच्छा। तो हाइब्रिड है। सरकार ने अभी, क्योंकि सरकार ने तय किया कि गाड़ियाँ भी नई भी नहीं खरीदेंगे, तो हाइब्रिड गाड़ी, कुछ ईवी गाड़ियाँ एक दो जो डिपार्टमेंट्स के पास थी, वो सब लोगों के पास जिसको मिल पाई है वो ली है। माननीय मुख्यमंत्री जी तो अपनी पर्सनल गाड़ी में ईवी में चल रही हैं, तो ईवी गाड़ियाँ जिसके पास थी उसने तो चला ली है। हम भी कोशिश कर रहे हैं कि हाइब्रिड जो गाड़ी है वो भी लगभग कम पोल्यूटिंग है, क्योंकि वो फ्यूल कम कंज्यूम करती है। हाँ। मैं आपको बताऊं सर, मैं बनारस की रहने वाली हूँ, मैं बॉर्न एंड बॉट अप बनारसी हूँ, और मेरे खुद के घर में ऐसे अनेकों लोग मैं आपको दिखा दूंगी जिन्होंने सारी ज़िंदगी, इस जनरेशन की नहीं, 2 जनरेशन पीछे की बात बता रही हूँ, जिन्होंने सारी ज़िंदगी गंगा जल के अलावा और कुछ ग्रहण ही नहीं किया है। वो जहाँ जाते थे बॉटल में लेके जाते थे। आपको अगर ना मालूम हो तो मैं आपको बताऊँ, बनारस में जब हर घर तक नल पहुंच गया, क्योंकि बड़ी पुरानी सिटी है, बहुत पहले पानी हर घर तक पहुंच चुका था, उसके बाद भी वहाँ बीच धारा तक तैर के जाने वाले, ये स्टार्टअप था वहाँ का, मैं आपको बता रही हूँ, और वहाँ से बाल्टी में पानी ले आके और घरों तक पहुँचाने वाले थे। और जो बुजुर्ग थे वो उसी जल को ग्रहण करते थे, नल से आने वाला पानी पीते नहीं थे। अनगिनत बार मैंने भी गंगा जी में डुबकी लगाई है। मेरे जो इन लॉज है वो उत्तराखंड के, लेकिन बनारस में सबने स्नान किया है। अब एक समस्या ये है कि यमुना में ना तो स्नान किया जा सकता है, ना पानी ग्रहण किया जा सकता है, आप सब वो बात समझते हैं। लेकिन जब डाला छठ होती है ना, तो जो व्रती महिलाएं होती हैं उनकी फिर मजबूरी बन जाता है वहाँ पे खड़े होकर पूजा करना, उसका कोई विकल्प आप दे नहीं सकते। अब फिर डाला छठ आएगा ही इस साल, और जैसा मैंने शुरू में ही कहा कि आज 65 AQI है, लेकिन चैलेंजेस आपके सामने आगे बहुत आने वाले हैं। तो ये यमुना की सफाई की जो इतनी बातें होती हैं, और पिछले साल भी हमने देखा आर्टिफिशियल घाट की बात सामने आ गई, तब आपको सत्ता संभाले हुए बहुत कम समय हुआ था, अब 15 महीने हो गए। इस बार का कोई रोड मैप है? देखिए, हमारे रोड में तो काम चल ही रहा है, कैसे चल रहा है वो भी आपको बताना बड़ा ज़रूरी है। तो जो यमुना जी में अनट्रीटेड वाटर चल रहा है, चाहे इंडस्ट्रीज से आ रहा है, चाहे STPs ठीक ना होने के कारण आ रहा है, कोशिश रहेगी कि यमुना जी के अंदर साफ़ पानी जाए। जब वो साफ़ पानी ट्रीट होके जाएगा तो यमुना जी साफ़ होती जाएगी। वो भी प्रोसेस यही है, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 35%, 40, यही तरीका है। 2-2, 3-3% ऐड करते जाएंगे तो सफाई होती जाएगी, यही तरीका है। और ऐसा नहीं है कि कोई यमुना जी के अंदर
कोई ऐसे पानी गंदगी है जो नीचे से एकदम से निकाल के बाहर आ जाएगी, या कोई ऐसा काम है जो 1 घंटे में साफ़ होना है। बेस्ट मशीन्स आई हैं, इक्विपमेंट्स आए हैं। प्रवेश वर्मा जी हमारे जल मंत्री जो हैं वो खुद विदेश गए थे, वहाँ से टेक्नोलॉजी जो है वो भी साफ़ करने के लिए के आए हैं। एग्जिस्टिंग को कैसे साफ़ करना है और जो नया पानी आ रहा है उसको कैसे साफ़ करना है, दोनों पे काम चल रहा है। मुझे बड़ा अच्छे से याद है अरविंद केजरीवाल जी ने डेडलाइन दी थी इस मामले में और कहा था 2025 तक यमुना में आप डुबकी लगा पाएंगे। अच्छे से याद है मुझे उनका ये। नहीं, हाँ, नहीं, अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं। नहीं, हाँ, उन्होंने 2013 में कहा था कि मैं आते ही यमुना जी को साफ़ कर दूंगा। 2015 में कहा था मैं 2020 की इलेक्शन से पहले कर दूंगा। 2020 में कहा था 2025 की इलेक्शन से पहले कर दूंगा। और 2025 में कहा था कि मुझे एक मौका और दे दो, मैं यमुना जी साफ़ कर दूंगा। मैं जिस स्टेटमेंट की बात कर रही हूँ उसमें उन्होंने कहा था कि आप डुबकी लगाने वाले हो जाएंगे। यही कहा था, मैं लगाऊंगा, कहा था मैं साथ चल के तुम्हारे डुबकी लगाऊंगा। हाँ, तो आप लगा पाए है, यमुना जी हो पाई? वो तो भाग गए यहाँ से। हाँ, तो बात ही खत्म कर दी। जो कहते थे मैं साथ जाऊंगा, ना मैं हूँ ना तुम डुबकी लगाओ, तो भाग गए। तो हमारी कोशिश है इसको बेहतर करता। पर मैंने फिर से बताया, इस बार जब हमारी छठ पूजा हुई थी तो हमने काफ़ी अपने जो कोशिश करके इन चीज़ों को रोका था। पानी भी साफ़ यमुना जी में और लेके आए थे, हरियाणा से भी आग्रह किया था, साफ़ पानी भी छुड़वाया था और घाटों के ऊपर भी जाके सफाई कराई थी। हमारी जिम्मेवारी लगाई थी, मुख्यमंत्री जी ने, हर मंत्री खुद जाएगा और यमुना जी पे जाके सफाई का काम खुद संभालेगा। और कई दिन तक हम लोगों को कहा गया था कि आप वहाँ रह के काम करवाएंगे। उसका इम्पैक्ट होता दिखा बाद में। कभी आपने ये महसूस किया है, ये राजनीति से इतर मैं आपसे बात कर रही हूँ, कि हम अभी रोज ही महसूस करते हैं, कैसे बताएं आपको। हम जब भी किसी नेता से बात करते हैं, आपके पहले भी मैंने जिनका भी इंटरव्यू किया है, तो वो हमेशा हमें यही आश्वासन देते आए हैं। ये मैं राजनीति से इतर आपसे बात कर रही हूँ सर। वो हमेशा ये कहते हैं कि आप देखिए हम काम कर रहे हैं, हम ये काम कर रहे हैं, हम ये काम कर रहे हैं, हम ये काम कर रहे हैं। वो काम भी गिनाते हैं लेकिन वो काम कभी होता नहीं है। इसीलिए एक आम आदमी का ट्रस्ट कम होने लगता है राजनेताओं की बात पे। आप याद कीजिए ना, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। ये जो विश्वास हमें हमारे नेताओं पर होना चाहिए वो ख़त्म होता जा रहा है। ये आपने फील किया है? आप नेता है इसलिए मैं पूछ रही हूँ, आपको फील होता है? नहीं, सबको ही होता है। जो आपने बात कही बिल्कुल ठीक है। जब आप किसी कमिटमेंट को पूरा कर नहीं पाते तो लोगों का विश्वास टूटता है। लेकिन कई लोगों के कारण सब लोग बराबर माने जाते हैं। देखिए, जो मोदी जी की सरकार है, जो मोदी जी के स्टेट में गवर्नमेंट हैं, वो बीजेपी की हैं। वो दैट आर गवर्नड बाय दिस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के उस कंसेप्ट से ही जो मोदी जी का कंसेप्ट है। दोनों में बहुत अंतर है। बाकी लोगों की क्रेडिबिलिटी में कि वो क्या कहेंगे, क्या करेंगे, यहाँ पे मोदी जी इस बात का इंतज़ार नहीं करते कि तुमने क्या कहा था और क्या करोगे। यहाँ पे बीजेपी की रिपोर्टिंग होती है। मैंने पहले पार्टी अकाली दल में भी काम किया है। ये एक वाहद पार्टी है, कांग्रेस के हमारे मित्र हमें रोज़ मिलते हैं। ये वाहद पार्टी है जो हर चीज़ की आपको साइलेंट मॉनिटरिंग करती है और आपकी आउटपुट क्या है, आप क्या कर पाए हैं अब तक, इसकी जानकारी हमसे ज़्यादा उनके हाथों में रहती है। इसलिए यहाँ जो भी आप कमिटमेंट करके आए हैं, पार्टी कहती है उस कमिटमेंट को पूरा करो। और मैं आपको एक छोटी सी मिसाल बताता हूँ उसकी। अभी कल हमें कहा गया कि अभी प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन के शुरुआत से लेकर और 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जी के जन्मदिन तक हमारा सेवा पखवाड़ा शुरू होता है। पार्टी का उसको वोटों का तो कोई लाभ नहीं है, उससे को वोट तो मिलनी नहीं है। पार्टी क्या कराती है, सभी को सेवा पखवाड़ा में जिम्मेवारी लेनी। कोई सफाई कर रहा है, कोई हॉस्पिटलों में जा रहा है, कोई मरीजों को लाके उनकी ब्लड लाके दे रहा है, कोई जाके मंदिरों की सफाई कर रहा है, कोई गुरुद्वारों की। अभी कहा गया कि आप अपने कार्यकर्ताओं के घर में जाकर एक दिन रहेंगे। और कहाँ रहेंगे? जहाँ का वातावरण आपको लगता है कि उस इलाके का, आपकी विधानसभा के अंदर सबसे ख़राब वातावरण जहाँ पे, आपने वहाँ जाके रहना है ताकि आपको पता चले कि उसकी क्या क्या मुसीबतें और उसको आपको ठीक कैसे करके देना। ये पार्टी इस सोच से चलती है। बहुत अंतर है आपको हमारे इस पार्टी में और बाकी पार्टियों में। इसलिए आप कभी नहीं कह सकते मैं तो गलत हो सकता हूँ, मेरे तरह और भी कोई नेता गलत हो सकता है, लेकिन जो सिस्टम भाजपा ने बना दिया है वो गलत नहीं हो सकता। उस सिस्टम में से सबको निकल के जाना होगा और जो सिस्टम से नहीं निकल जा पाएगा वो बाहर हो जाएगा। इतनी स्ट्रिक्ट जो है मॉनिटरिंग रहती है सब लोगों की। मेरा कोई व्यूअर फिर आपको उसी दरमियान अपने घर बुलाना चाहे, क्योंकि अब तो आपने बता दिया है, वैसे तो भी जाना अरमान चाहिए। उनके जाग गए होंगे। जाते ही रहते हैं जी। देखिए, मैं हाँ। तो बताऊँ, अब लोग नेताओं के बारे में कह तो देते हैं, हाँ। लेकिन हमारा तो काम भी ये है, सुबह से यही काम करते हैं। आपको एक बात कभी ज़िंदगी में सोच के देखिएगा, ठीक है, पॉलिटिकल लोगों का, जैसे आपने कहा कि ट्रस्ट डेफिसिट है, कोई शक नहीं है,
लेकिन आप सोचिए कि नेता कौन है। सुबह फ़ोन उठाता है, पहला फ़ोन, तो कोई ये नहीं कहता उसको गुड मॉर्निंग, कोई ये नहीं कहता भाई साहब क्या बात है, मैं प्रसाद लेके आ रहा हूँ, आप भाई साहब मैं नाश्ता, क्या कहता है, भाई साहब मेरी ये तकलीफ़ है। दूसरा फ़ोन, भाई साहब मेरी ये तकलीफ़ है। तीसरा फ़ोन, भाई साहब मेरी ये तकलीफ़ है। चौथा फ़ोन, मेरे डॉक्टर के पास इलाज नहीं हो रहा। पाँचवां फ़ोन, मेरे को पुलिस ने परेशान कर दिया। छठा फ़ोन, मेरी एमसीडी में प्रॉब्लम है। सातवां फ़ोन, मेरी क्रिमिशन में दिक्कत है। मेरे घर, हर आदमी आपको नेता को एक ही काम के लिए फ़ोन करता है, वो क्या है, अपनी मुसीबत बताने के लिए। लेकिन हम हंसते चेहरों के साथ उनके दर्द को, उनके साथ पीड़ा को समझते हैं और उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। ये कहना बड़ा आसान है, कभी इस शूज़ में पैर डाल के देखिए। फिर आप लोग हमें सिर्फ स्टेजों पे देखते हैं तो उनको लगता है कि ये बड़ी चमक चाहती चीज़ें हैं। जब हमें विधानसभा में बोलते देखते हैं, जब मंत्री पद की कुर्सी पे बैठे देखते हैं, लेकिन बहुत बड़ी जिम्मेवारी साथ में लेके आता है जो नेता बनता है। ऐसा नहीं है कि बिना जिम्मेवारी के आता है। आपके लिए तो मैंने पहले ही कह दिया कि कांटों का ताज है, आपके ऊपर तो एक्स्ट्रा बर्डन है। लेकिन आपकी इस बात से मुझे एक चीज़ याद आई सर, आप कभी देखिए भगवान के पास भी इंसान अगर जाता है ना तो वो यही कहता है जी मेरी मम्मी की सेहत नहीं अच्छी है, मेरे नौकरी में प्रमोशन करा दो, मेरा लड़का मेरा कहना नहीं सुन रहा है, मेरी बिटिया की शादी करा दो। भगवान के पास जाके भी हर शख्स अपनी परेशानी ही बताता है इस सोच के साथ कि भगवान उसकी परेशानी दूर करेगा। तो ये आज तक किसी ने ओहदा नेताओं को दिया नहीं है। लोग कहते हैं डॉक्टर भगवान होते हैं, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि हमें इतनी गलतफहमी होनी भी नहीं चाहिए। लेकिन हाँ, एक इंसान के रूप में शायद परमात्मा ने हमारी ये सेवा लगा रखी है, वो हम करने की कोशिश करते हैं। हाँ। लेकिन किसी नेता को गलतफहमी नहीं होनी जानी चाहिए कि भगवान के घर में भी लोग अरदास करने जाते हैं, काम कराने जाते हैं, मेरे लिए नहीं। ऐसी गलतफहमी में किसी इंसान को, लेकिन मैं तो इस गलतफहमी में नहीं, पूरी इस पक्की सोच के साथ हूँ कि कम से कम अब दिल्ली का पर्यावरण सुधरेगा, अब कम से कम यमुना जी साफ होंगी, अब कम से कम राशन के ऊपर, क्योंकि अब मैं आगे आने वाली हूँ, पैशन के साथ कर रहे हैं। हाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी, नॉट जस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी विद अ पैशन। और आपने जो बात कही कि जो नेताओं के ऊपर ट्रस्ट है वो कम जरूर हुआ है, पर अगर आप कर दें तो वो जो डेफिशिएंसी है, बार बार चुन के तभी आते हैं अगर लोगों को विश्वास में ले पाते हैं। हाँ। तो इसलिए मोदी जी तीसरी बार चुन के आए हैं। इसलिए भाजपा की सरकार सूबे में बार बार आती है, क्योंकि लोगों ने जो विश्वास देकर भेजा होता है उस पर खरा उतरते हैं। जो कह के आते हैं उसको करने की कोशिश करते हैं, और जब चुनाव में वापस जाते हैं तो करके जाते हैं। यही अंतर है। इसलिए बंगाल में झालमुड़ी खाई आप लोगों ने? नहीं, देखिए झालमुड़ी का असर तो खाली वोटों तक था, काम का असर अगली इलेक्शन में दिखाई देगा। अच्छा। हमारी क्रेडिबिलिटी थी, जो लोगों को पता था कि अगर मोदी जी ने कहा है तो करके देंगे। हाँ। ये जो इलेक्शन थी ये केवल और केवल मोदी जी की क्रेडिबिलिटी और उनकी आवाज़ पे लोगों ने वोट दी थी। अगली इलेक्शन जो हम वहाँ लड़ेंगे वो काम के दम पर लड़ेंगे। पंजाब की राह बंगाल से ज़्यादा कठिन है, मुझे ऐसा लगता है। कोई भी राह बड़ी आसान नहीं होती। जब आप हिमालय पर्वत पे चढ़ते हैं तो जितने भी पर्वत पे चढ़ने वाले होते हैं सबकी तकलीफ़ें अलग अलग होती हैं, लेकिन पर्वत की ऊंचाई उतनी ही होती है, उसमें कोई अंतर नहीं आता। तो पंजाब की भी ऊंचाई कोई कम नहीं है, हिमालय जितनी है। लेकिन हम समझते हैं कि पंजाब के लोग ज़रूर हमारी भावना को समझेंगे। वो जानते हैं कि पंजाब बार बार एक्सपेरिमेंट में फेल हुआ है और अब आम आदमी पार्टी के एक्सपेरिमेंट में तो बिल्कुल फेल हो गया है। इसलिए पंजाब के लोग बदलाव चाहते हैं और बदलाव में भी भाजपा को चाहते हैं। सिखों का ट्रस्ट लेकिन कम है बीजेपी के ऊपर। किसी का भी ट्रस्ट जो रहता है वो कम ही से ही शुरू होता है। ट्रस्ट जीरो से शुरू होता है। आप पहले एक बात समझ लीजिए, ट्रस्ट किसको कहते हैं। दुनिया में कोई ऐसी चीज़ और जगह नहीं है जहाँ ट्रस्ट जब शुरू होता है तो जीरो से ही शुरू होता है। जीरो के बाद 1 आता है, 2 आता है और करते करते 100 पे पहुँच जाता है। ट्रस्ट ऐसे ही बनता है। मैं कुछ आपको अपने अनुभव ज़रूर साझा करूंगी, लेकिन उसके पहले मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि क्या आपने ये फील किया है कि एंटी सिख परसेप्शन बीजेपी के लिए है लोगों का पंजाब में? नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। जो हमारे विरोधी हैं, क्योंकि हम पहले बीजेपी के साथ अलायंस में, अकाली दल थी, तो सिख वोट उनके माध्यम से आती थी, नॉन सिख वोट बीजेपी के माध्यम से आती थी। तो स्वाभाविक तौर है उन्हीं की इंटरेक्शन थी सिखों के साथ। जब अलायंस टूटा तो उन्होंने बीजेपी के खिलाफ एक ज़बरदस्त मोर्चा खोल दिया। तो जब लोग जानते ही आपको हैं, हमें तो तब तक बीजेपी को तो जानते ही नहीं थे, बीजेपी का इंटरेक्शन ही नहीं थे उनके साथ, बीजेपी का नेता ही नहीं था उस इलाके के अंदर कोई भी, बीजेपी तो उस गांव में ही नहीं कभी गई थी उसके अंदर। तो फिर कैसे ट्रस्ट हो जाता सिखों का? कैसे ट्रस्ट होगा? हो ही नहीं सकता था। अब दिल्ली में बीजेपी सिखों के बीच में काम करती है तो कैसा ट्रस्ट है? देखिए, मैं 18,800 वोटों से जीत के आया हूँ, 18,000 वोटों से जीत के आना, और परमात्मा की कृपा है जमानत जब्त करा के आता रहा हूँ। अब सोचिए, आम आदमी पार्टी की जमानत किसने जब्त कराई है? मैंने कराई है। हाँ। कोई मजाक नहीं है इसको कह देना। इसको कह देना बड़ा आसान है,
लेकिन मैंने कैसे कराई है, मेरे इलाके के लोग वोटरों ने कराई है, तो उन्होंने कैसे कराई है, उनका मैंने दिल जीता है, उनका ट्रस्ट जीता है, उनके लिए काम किया है, उनका विश्वास जीता है, तभी तो मेरे साथ खड़े हुए हैं। और अब की भी एक तरफा इतनी बड़ी जीत होनी, क्योंकि लोगों के साथ भी तो इस तरह नहीं है। बीजेपी का वहाँ पे हमारा काडर ही नहीं था, जब हम गांव में जाते ही नहीं थे तो हम पे ट्रस्ट ना ट्रस्ट की बात कहाँ रहेगी, कैसे को ट्रस्ट ना ट्रस्ट करेगा जब है ही नहीं हम वहाँ पे। अब जाना तो शुरू हुए हैं, पहला चुनाव भी तो हमने अभी लड़ना है, जो अकेले लड़ना है, इससे पिछला चुनाव भी हमारा अलायंस में ही था, तो हमने तो पहली बार ही अकेले जाना है। लोकसभा में हम पहली बार अकेले गए हैं, तो देखिए हम 7-8% से सीधा 18-20%, 22% पे पहुंच गए। अभी हमने म्यूनसिपल चुनाव लड़े हैं, तो आप देखिए दूसरे नंबर पे हम आ गए, तो हमारी परसेंटेज एकदम से फिर और वोटों की बढ़ती गई एकदम से, और मेयर बन गया हमारा। केरला में बीजेपी का मेयर बना है, और उसके बाद अभी पंजाब में पहली बार बीजेपी का मेयर बन रहा है अपना इंडिपेंडेंट। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये आगे बताता है कि आगे जाना कैसे है। लेकिन भगवंत मान कह रहे हैं कि ये 13,000 गांव में 11,000 से ज़्यादा पंचायतों में जो हमारी जीत हुई है, वो कह रहे हैं कि ये तो बस शुरुआत है, असली फैसला होगा विधानसभा चुनाव में। कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे थे वो। ठीक है, होना ही चाहिए। केजरीवाल जी तो लिख कर ही देते हैं, दिल्ली में भी लिख कर ही देके गए थे। ऐसे कॉन्फिडेंस वो पंजाब में लेके गए हैं, जो खुद नहीं अपनी चुनाव बचा पाए, तो ठीक है, करना ही चाहिए उनको, ऐसा ही बोलना चाहिए। और अगर वो जीत रहे होते तो उनको इतने आंकड़े देने की जरूरत नहीं थी। अगर वो जीत रहे होते तो इनको ईवीएम की, उनको ईडी और सीबीआई की बात करने की जरूरत नहीं थी। और अगर वो जीत रहे होते तो ये बताने की जरूरत नहीं थी कितनी पंचायतों में जीतते हो। बर्तन वही ज़्यादा शोर मचाता है जो खोखला होता है, जो खाली होता है। ये बर्तन खाली इसलिए इतना ज़्यादा शोर मचा रहा है। थोथा चना बाजे घरा कहावत है। अब आपको ज़्यादा कहावतें आती है, इतनी मुझे आती नहीं है। मैं हालांकि व्यूवर्स के लिए बताऊं कि बीते 11 साल में पहली बार ऐसा हुआ है जब पंजाब की जो सत्तारूढ़ पार्टी है उसे निकाय चुनाव में 1000 सीटों का भी आंकड़ा वो पार नहीं कर पाई हो। इसके पहले कभी ऐसा होता नहीं है, ये फर्स्ट टाइम है। कॉन्फिडेंस इससे बढ़ा है आप लोगों का? नहीं, देखिए कॉन्फिडेंस खाली इससे नहीं बढ़ा, कॉन्फिडेंस हम लोगों के बीच में जा रहे हैं। कॉन्फिडेंस प्रधानमंत्री जी की जो सोच रही है सिख गुरुओं के प्रति, सिख धर्म के प्रति, सिख लोगों के प्रति, कॉन्फिडेंस उसने हमारा बढ़ाया है। हमारा काडर नीचे जाना शुरू हुआ। जब मैं आपसे मिला, आज मैं पहली बार तो आपसे मिल रहा हूँ, तो आप बताइए, आपसे मैं जब मिला ही नहीं, मुझे आप जानते नहीं, मैं आपको जानता ही नहीं, विश्वास कहाँ है बीच में? विश्वास तो था ही नहीं कहीं बीच में। क्रोध भी तो नहीं है बीच में? नहीं, तो कहाँ नहीं, कोई क्रोध नहीं है। किसानी के वक्त में था, लोगों के मन में गुस्सा था, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगते हुए जब कहा, तो पंजाब के लोगों ने समझा कि ये तो ज़िंदगी में पहली बार को प्रधानमंत्री आया है, वरना तो तोप टैंकों से हमारे पवित्र स्थान भी गिरा दिए, अकाल तख्त साहब गिरा दिया, श्री दरबार साहब के अंदर टैंक घुसा दिए, गुरु ग्रंथ साहिब जी के ऊपर गोलियां चला दी, 10,000 सिखों के गले में टायर डाल के आग लगा दी, हज़ारों गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की बीड़ें गुरुद्वारों को आग लगा दी। उसके बाद भी कोई माफ़ी मांगने वाला नहीं था, और एक प्रधानमंत्री कानून बना के भी माफ़ी मांग कर अपनी बात वापस ले रहा है। तो पंजाब के लोग भी समझदार हैं, और पंजाब के लोग इमोशनल ज़रूर हैं पंजाब के लोग समझदार हैं, दुनिया में जाकर कामयाब हुए। वो ठीक है कि इमोशनल होने के कारण कई बार लोग उनको एक्सप्लॉइट कर जाते हैं, वही केजरीवाल ने किया। आपकी कुछ कड़वी यादें हैं उन सिख दंगों के समय की? अरे मैं तो खुद उसमें से निकल कर बचा हूँ भाई। हाँ। कड़वी यादें क्या है? मैं जिंदा हूँ आज। हाँ। वो मेरे एक टीचर के कारण है, वरना मैंने कहाँ जिंदा होना था। मैंने भी इसकी भेंट चढ़ जाना था। उसने मुझे अपने घर के अंदर पीछे चक्की थी, और चक्की मुझे इतना याद आ रहा है, चक्की और कोल्लू था एक तेल का, उसमें से मुझे निकाल कर पीछे एक बाथरूम में लेके गया और वहाँ मुझे बंद किया, तो मैं वहाँ बचा। तो मैंने तो होना ही नहीं था, ना ही आपको पता होना था मेरे नाम का, ना ही मुझे पता होना था आपके नाम का, तो बच गए। बस किस्मत थी कि बचना तय था, और उस परिवार ने बचाया। हम तो उसका कोटान कोटन कितना कर सकते, क्या जिसने आपकी जान बचाई उसके धन्यवाद तो कहना वर्ड गलत हो जाएगा, उसका क्या धन्यवाद कर सकते हो? तो भगवान से भी अगली स्टेज होगी उसकी। तो इसलिए मैं तो बचा हूँ, यही बड़ी बात है। कुछ आपके जो रिश्तेदार थे या परिवार के लोग? देखिए, दिल्ली के अंदर ऐसा मंजर हुआ है कि उसको कभी भी आप बोल नहीं पाएंगे, कोई भी आदमी उसको बोल नहीं सकता, बता नहीं सकता। आप कैसे बता सकते हैं कि आपको चुना जाता है, आपको देखता है तो एकदम से हवानियत आपके अंदर आ जाती, लोग उनको गले में टायर डाल के आग लगाते हैं। मैं आपको एक छोटी सी इंस्टेंस बताता हूँ। खैर बहुत कहानियाँ हैं, कितनी बताएं, लेकिन मैं आपको एक 2 लोगों की कहानी बताता हूँ जिन्होंने आमनो सामनी बात कर रहे हैं। इस कत्लेआम के बाद कत्ल करने वाला, जलाने वाला भाई को, और जिसका भाई जला, आमनो सामने देख रहे हैं। वो पटियाला हाउस कोर्ट है, और मैं उसके अंदर साक्षी हूँ। जज साहब ने फैसला सुनाना था, तो जज साहब ने ये तय कर दिया कि यू आर कन्विक्टेड, गवाहियाँ होगी और कहा कि कन्विक्टेड है।
तो जज साहब ने कहा कोर्ट में कि भाई इनका मुआवजा क्या दें, परिवार को सजा के साथ साथ ये परिवार को क्या मुआवजा दें। तो वहाँ सरकारी वकील बोला जी कि देखिए भारत सरकार ने 5-5 लाख रुपया दिया था, तो लगता है कि 20 लाख रुपया तो मुआवजा भी देना चाहिए अक्यूज्ड को सजा के साथ साथ। वो दोनों भाई खड़े हो गए। वो कौन है? वो एक गुरुद्वारे में पाठी है, तो बहुत बेचारा कम आमदन पे काम कर रहा है। एक वहाँ पे सिलाई की मशीन चलाता है, तो क्या आमदन होगी? बड़ी मुश्किल 10-20 हज़ार रुपया महीने की, कोई आमदन ही नहीं होगी, मैं रोटी पूरी करते होंगे। बोले हमें पैसे नहीं चाहिए, जय साहब हमें पैसे नहीं चाहिए, इसको सजा दे दो। उसने जो बात कही अगली, कह रहा है इनके अपने बच्चों के लिए हमारी दुकान से दूध और ब्रेड उधार लेके जाते थे यार। उनके मुंह पे कह यार मैं तुम्हारे बच्चों को उधार ब्रेड और दूध देता था, और तुमने मेरे भाई को ऊपर से जिंदा जलाकर आग लगा के नीचे फेंक दिया। मतलब देखिए, मारने वाला और मरने वाले के भाई आमने सामने खड़े होकर। मैंने वो नज़ारा, मतलब माफ़ करना, नज़ारा करना तो गलत वर्ड होगा, पता नहीं मुझे अप्रोप्रिएट वर्ड क्या होगा, पर मैं से ऐसा मंजर मैंने पहले नहीं देखा जब दो लोग, जिसने मारा है और जिसके मरे हैं, वो दोनों सामने खड़े हैं। तो मैंने तो वो भी देखा है, पीड़ा देखी है। तो इसलिए कोई अंत नहीं है। आप जगदीश कौर की कहानी देखिए, उसका बेटा, उसका घरवाला आर्मी का एक महान नायक है जिसने आर्मी को जंग जिताई, और वो मार दिया, उसका बेटा मार दिया, बेटे की जान नहीं निकल रही, और माँ ये अरदास नहीं कर रही कि मेरा बेटा बच जाए। माँ बेटे को कह रही तू पाठ कर, तेरे श्वास निकल जाए। अध मरा अध जला पड़ा है, कोई पास आस पास में कोई पूछने वाला नहीं, ऐसी पीड़ा। और फिर उसका संस्कार करने के लिए अपने घर का फर्नीचर बाहर लेके आती है, सड़क के ऊपर उसका संस्कार करती है, ऐसी पीड़ा। तो इस पीड़ा का इस मंजर को कोई बता के कोई बयान थोड़े ना किया जा सकता है। ये मंजर तो दुनिया में ना कोई देखा है ना कोई देखे। हम तो यही कहेंगे परमात्मा दुश्मन के साथ भी ऐसा मंजर कभी ना देखने को मिले, हम तो यही कह सकते हैं, ऐसा मंजर लोगों ने देखा है। तो ये तो बहुत बड़ा है। ठीक बात। ये पूछना भी मुझे लगता है गलत होगा कि क्या वो जो हुआ था उसका इंसाफ मिला, आपको ये लगता है? कतई नहीं हो सकता। हाँ, ये तसल्ली है कि कम से कम मोदी जी ने आके एक SIT बनाई, हज़ारों लोग दिल्ली में पकड़ के जेलों में डाले। आप देखिए कि 40 साल बाद वहाँ पर यूपी में योगी जी ने 40 साल बाद, ये पिछले साल और उससे पिछले साल लोगों को उठा के बंद किया है। 40 साल बाद जो लोग घर पे आराम से बैठे थे कि हमने मार दिया, हमसे कौन को पूछ रहा है, उनको अब जाके कानपुर के कत्लेआम में उनको अरेस्ट कर करके 50 लोगों को अब जेलों में डाला है 40 साल बाद। कम से कम इतनी तसल्ली है कि किसी की भावना हमें इंसाफ देने की है, वो दे पाई या ना दे पाई वो भी अलग बात है, लेकिन अंदर उसके भावना है कि यार इन लोगों के साथ बेइंसाफी हुई है, जो मिलता, जो जिसके बारे में पता चल रहा है उसको तो जेल में डालो, कम से कम इतना ही सही। तो इससे इतनी तसल्ली, बाकी इंसाफ कभी नहीं हो सकता। कोई का इंसाफ मिलेगा, नहीं मिल सकता, क्या मिलेगा? ठीक बात है। दुर्भाग्य इस देश का कि फिर ऐसे ही लोग आपके बीच में आते हैं, आपसे वोट मांगने की वो हिम्मत भी कर पाते हैं। बड़ी बात ये है। नहीं देखिए, उसका कारण है ना, एक माहौल होता है, जैसा माहौल बना दीजिए। मान लीजिए जब देश के प्रधानमंत्री ने बोट क्लब में खड़े होकर कह दिया कि जब बड़ा पेड़ गिरता धरती हिलती है, इंदिरा गांधी मेरी माता के कत्लेआम के बाद ऐसी छोटी छोटी घटनाएं होनी तो थी, तो उसके बाद ये बात कहाँ रह गई कि गलत हुआ या ठीक हुआ? गलत ठीक की तो बात ही, परिभाषा ही खत्म हो गई। जब एक देश का प्रधानमंत्री आपको बता रहा है कि जो हुआ ठीक हुआ है, तो इस मानसिकता तो इसी से बदलेगी ना। एक सुनने वाले की मानसिकता तो आदर्श से बदलेगी, जिसको आदर्श मान रहा है वो, और जब आदर्श ही कह रहा है कि ये ठीक हुआ है तो बात खत्म होगी। कौन उस बात को जस्टिफाई करे? अब सोचिए, कभी किसी ने सोचा इस बात पे? आज मैं बोलने के लिए मजबूर हुआ हूँ। बड़ा गमगीन माहौल हो गया है। अब मुझे आगे बढ़ के फिर कुछ कोई नहीं, दुनिया के भी रंग हैं, हर तरह के रंग देखने हैं दुनिया में। ठीक बात। कोर्ट की क्योंकि बात चली है सर, तो अगला सवाल मैं इसी से जुड़ा हुआ ले लेती हूँ। पंजाब की हम चर्चा कर रहे हैं। पंजाब के लिए अभी कोर्ट की तरफ से कहा गया कि नकली शराब का भी वहाँ पे धंधा बहुत फल फूल रहा है। यहाँ तक कि ये भी टिप्पणी करते हुए कहा गया कि ऐसा लग रहा है कि पंजाब की हर गली में देसी शराब की अवैध फैक्ट्रियाँ हैं। मतलब अभी तो हम जो वहाँ पर नशे में चूर युवा है, उड़ता पंजाब जिसको कहा जाता है, हम उससे भी उबर नहीं पाए थे। अब कोर्ट कह रहा है कि अब तो शराब की भट्टियाँ हर घर के अंदर देखिए, है। स्कूलों में नशा चले गया, वहाँ पे स्कूल के बच्चों में नशा चले गया। स्कूल के बच्चों की वीडियो आती हैं, स्कूलों के बाहर की वीडियो आती हैं, सड़कों पे लोग नशे खा के गिरे पड़े हैं, रोज़ ऐसी लाखों वीडियो आ रही हैं। केजरीवाल जी अब जाके कह रहे हैं युद्ध नशे विरुद्ध। युद्ध कब करना है नशे के विरुद्ध?
ये लिख तो दिया युद्ध नशे विरुद्ध, कब? तो अभी उस स्टेट का क्या होगा जिस स्टेट के मुख्यमंत्री को ही नहीं पता कि नशे को रोकने के लिए क्या करना है? अगर उनको ये पता हो तो खुद ही पहले अपने आप को उसके दायरे में लाके ठीक कर लेते। मेरा मानना है कि पंजाब के नशा एक बहुत बड़ी समस्या नहीं है, बहुत बड़ी समस्या है। उसको पॉलिटिकल स्टेटमेंटें दे देनी, मैं 1 महीने में ठीक कर दूंगा, मैं 10 दिन में ठीक कर दूंगा, ये झूठ है। एक लॉन्ग टर्म विजन चाहिए है उस नशे को कर्ब करने के लिए, जहां आपको उसकी नशा जो तस्कर हैं उनके ऊपर कमल डालनी है, वहीं पुलिस के ऊपर, तंत्र के ऊपर, मतलब एक बहुत बड़ा नेटवर्क इसका बन चुका है। जो केजरीवाल की पार्टी है, अरविंद केजरीवाल जी के लोग ही इसमें शामिल हैं। अब तो कितने लोग तो उन्हीं की पार्टी के पुलिस ने पकड़ लिए हैं जो नशे के काम में हैं। तो कैसे आप रोकेंगे इस चीज़ को? जैसे अभी अमित शाह जी गए थे पंजाब, वो बोल के आए हैं कि अगर हमारी सरकार आती है तो 2 साल के अंदर हम इस नशे के ऊपर काम करेंगे। एक उनका विजन तो है। जैसे नक्सल उन्होंने कहा कि मैं आऊँगा तो आते नक्सलवाद खत्म कर दूँ, नहीं, उन्होंने एक डेडलाइन दी कि 2 मार्च 2026 तक हम, अप्रैल 2026 तक हम नक्सलवाद को ख़त्म कर देंगे। तो 5 साल पहले, 10 साल पहले इस विजन को दिया उन्होंने, और 10 साल तक उस पर काम किया, और फिर आके कहा कि लिए नक्सलवाद खत्म है, चलिए मुख्यमंत्री भी पैदल जाएगा नक्सलवाद के इलाके में, मैं भी जाऊंगा और वहीं रात रहेंगे नक्सलवाद को खत्म करके। ये दिखाने के लिए, ऐसा नहीं है कि कह दिया है, चलकर उस स्पीड पे जाएंगे जिस प्लान। तो ये एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग है, अगर कोई करेगा तो लॉन्ग टर्म प्लानिंग से होगा। ये जो लोग झूठ बोलते हैं सत्ता के लिए, मैं 1 महीने में नशा खत्म कर दूं, कहाँ है केजरीवाल 1 महीने वाला? अब बोलेगा नहीं, उस बात पे बात नहीं। आप इंटरव्यू लेके दिखा दीजिए, चलिए आप उनसे पॉडकास्ट, आप छोड़िए, कोई उस पर पॉडकास्ट करा के दिखा दे नशे के ऊपर, एक पॉडकास्ट अरविंद केजरीवाल जी करके दिखा दें। करेंगे नहीं, पूछने का मौका ही नहीं मिलेगा तो पूछोगे किससे? अरविंद केजरीवाल जी आ ही नहीं रहे मीडिया के सामने, तो ये पूछोगे किससे? आप किससे सवालों के जवाब मांगोगे जब जवाब देने वाला सामने नहीं आएगा? अपने आप बोलकर अपनी वीडियो दे के आपको भेज देगा, और मीडिया को चला रखा है, पैसे दे रखे हैं, अभी नहीं चलाओगे तो तुम्हारे पे केस डाल देंगे। वो वीडियो चला देते जो केजरीवाल जी भेजते हैं, बस बात खत्म। लेकिन अभी हमारे सामने एक ऐसा नेता है जो हर सवाल का जवाब दे रहा है, और अभी तक मेरे पॉडकास्ट पे कोई टर्बुलेंस भी नहीं आया है। नहीं, मुझे कोई दिक्कत, और भी सवाल जितने टफ से पूछ सकते पूछिए। आप जब अकाली दल से बीजेपी में आए थे तो आपने उस समय ये कहा था कि कुछ समस्याएं पंजाब की ऐसी हैं जिनका हल केंद्र के ही पास है, और बीजेपी में इसलिए मैं शामिल हो रहा हूँ। मैं समझना ये चाहती हूँ कि 21 से लेकर अभी तक उनमें से कितनी समस्याएं खत्म हो पाई, और अभी और क्या है आपके एजेंडे में? वो समस्याएं कौन सी हैं सर? देखिए, पहले पंजाब तो आपने जैसे देखा नशे का बहुत बड़ा, पंजाब के ऊपर कर्जा बहुत बड़ा है। 2 लाख करोड़ तो पहली सरकारों में 50 साल में दिया, भगवंत मान जी ने 2.5 लाख करोड़ केवल 5 सालों में कर दिया, तो 4.5 लाख करोड़ कर्जा है। आज पंजाब पे इतना कर्जा है कि पंजाब को उसकी किस्त चुकाने में सारा बजट चले जाता है कि किस्त नहीं उठा पा रहा। पंजाब के पानी की दिक्कत है, पंजाब ने धान के देते हुए देश को सारा पानी अपना गंदा कर लिया है, नीचे कैंसर चलेगी ये पानी दवाइयाँ डाल के। आज उसके लिए एक लॉन्ग टर्म प्लान कर पाएगी तो केंद्र सरकार कर पाएगी, उन लोगों को इसमें से राहत देके ये कैंसर की बीमारी में से बाहर निकाल पाएगी। ज़मीन में तो पानी बचा ही नहीं है, ज़मीन के अंदर तो पानी। पंजाब की दूसरी बात है, रोजगार ना होने के कारण, इंडस्ट्री ना होने के कारण पंजाब का युवा बाहर भाग रहा है, और बाहर भी इलीगल तरीके से जाता है। हज़ारों बेचारे मारे जाते हैं, माओ के बच्चे रास्ते में ही आते हैं। पंजाब इस वक्त एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है, पंजाब देश का दिल है, और अगर जिस मोड़ पे पंजाब खड़ा है, अगर उस मोड़ पे पंजाब को नहीं संभाला गया तो पंजाब की धरती के ऊपर जिस तरह के हालात बन गए हैं, पंजाब के लिए उसको सरवाइव करना मुश्किल हो जाएगा, उस लड़ाई को लड़ना मुश्किल हो जाएगा। जबकि पंजाबी बहुत अपने आप में दलेर हैं, ताकतवर हैं, हर लड़ाई को लड़ लेते हैं, लेकिन लड़ाई इस स्तर पर पहुंच गया कि घर घर तक नशा पहुंच गया है, ज़मीन के अंदर जहर पहुंच गया है। इस लड़ाई को एक आम इंसान कैसे लड़े? उसके लिए सरकार के बिना लड़ा नहीं जा सकता। नहीं, तो ये वाली जो समस्याएं हैं, चाहे पलायन की आपने बात कही है, आपने कहा कि ज़मीन के भीतर तक कैंसर पहुंच चुका है, ये क्या राज्य सरकार नहीं कर सकती? करती, लेकिन नहीं कर रही ना। अगर कर रही होती तो फिर ये समस्या तो खत्म हो जाती। जैसे दिल्ली में नहीं कर पाए, पीने का पानी तक नहीं दे पाए, जमुना जी साफ़ नहीं कर पाए, पोल्यूशन साफ़ नहीं कर पाए, और फिर भाग गए 10 साल बाद और वापस दिल्ली ही नहीं आए, पंजाब जाके छुप गए हैं। फिर पंजाब से भागेंगे, कहीं और जाके बैठ जाएंगे, तो उनका कोई मकसद ही नहीं है काम करना। मैं उस समय आपको एक बात कहने वाली थी जो मेरा खुद का अनुभव है। मैंने अपने 15 साल के मीडिया के करियर में सबसे ज़्यादा जब काम किया है तो वो किसान आंदोलन के समय किया है। 3 महीना बिना वीक ऑफ लिए सुबह 5 बजे से रात में 11 बजे तक मैंने काम किया। शुरुआत में जो
कृषि कानूनों को लेके मैंने किसानों के मन में गुस्सा देखा, वो आखिर आते आते तक बीजेपी के लिए हो गया था गुस्सा। और मैं वाकई आपको बताऊं, क्योंकि मैं किसानों के बीच में ही वहाँ पर बैठती थी, ऐसे चैनल में थी जिसको किसान गालियाँ देते थे पर मुझसे बात कर लेते थे। वो जो मेरे किसान भाई हैं पहचानते हैं, वो कॉमेंट करके बताएंगे भी। तो वो मैंने गुस्सा देखा है किसानों के अंदर, वो बीजेपी के लिए था, कृषि कानूनों के लिए शुरुआत में था। इसलिए मैं गलत हो सकती हूँ, ये मेरा अपना आकलन उस समय का मैं आपको बता रही हूँ। और अगेन ये मैं किसी बीजेपी लीडर को नहीं बता रही हूँ, मैं एक सिख नेता को बता रही हूँ। आप यकीन मानिए, मैंने वो गुस्सा, वो क्रोध, वो आग उनके मन में बीजेपी के लिए पाई थी। बिल्कुल थी। और जब आप वहाँ होते थे तब हम कहाँ थे? वहीं पे होते थे। बात खत्म हो जाती है। तो ऐसा है, आपने हाँ, ठीक कहा। हाँ, और वो गुस्सा जायज़ भी था, इसलिए जायज़ था क्योंकि जो उन किसानों को रिप्रेजेंट करने वाले लोग थे वो तो अकाली दल था, सरकार में था। तो जब उन्होंने वो रिप्रेजेंटेशन ही नहीं दी, उनकी बात ही नहीं रखी, तो एक साइड से हुआ। तो उनके मन में ये ज़्यादा मलाल था कि अगर आप हमारे लिए कुछ करने जा रहे हो तो कम से कम हमसे तो बात करते। उनका रिप्रेजेंटेटिव कौन था? वो अकाली दल था, अकाली दल का केंद्र में मंत्री था, मैं उस पर जाना नहीं चाहता। लेकिन वो आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा, इसमें कोई गलत नहीं है। और फिर आप भी एक मुझे बता दीजिए, आपका भी बहुत बड़ा अध्ययन है, आप इतनी बड़ी पत्रकार हैं, आपको याद आता कि इससे पहले देश के अंदर पिछले 70 साल में 1947 में मुल्क आज़ाद हुआ, किसी प्रधानमंत्री ने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगते हुए कहा हो कि मैं कानून वापस लेता हूँ। आज गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व है, मैं आज इस पवित्र दिन के ऊपर माफ़ी मांगते कानून वापस देता हूँ, आइए आप हम चलकर गुरुद्वारे में अपने पश्चाताप करें। ये भावना जो है ये अपने आप में दर्शाती है कि आपका जो देश का मुखिया है वो इस भावना को समझा है कि भाई ये जो लोग बात कह रहे हैं ये मेरे कानून को मानने को तैयार नहीं है। अच्छा बुरा तो बाद की बात है, ये इसको जहर के बराबर मान रहे हैं तो मुझे माफ़ी मांगनी ही पड़ेगी। ये भावना जब आई तो लोग समझदार हैं, समझते हैं। और सिख धर्म में तो वैसे भी इस भावना की बहुत बड़ी वैल्यू है। मुझे आज भी याद है, उस दिन मैं अमृतसर में थी, करतारपुर कॉरिडोर खुला ही था, वहाँ पर रिपोर्टिंग करने के बाद हमारी टीम अमृतसर पहुँची थी और उसके बाद सुबह सुबह प्रधानमंत्री जी का ये भाषण आया। अब पंजाब वाला चैप्टर क्लोज करके मैं अगले चैप्टर के ऊपर बढ़ूँ, लेकिन उसके पहले इसमें भी आपका कॉन्फिडेंस मैं जानना चाहूँगी कि अगले साल विधानसभा चुनाव है, कितना कॉन्फिडेंट है सिरसा साहब पंजाब को लेके? देखिए, पंजाब को समझना एक बहुत टफ काम है, पहली बात तो। दूसरी बात, जितना मैं लोगों से बात करता हूँ, लोग जिन्होंने कभी बीजेपी को वोट नहीं डाला अभी भी वो डालेंगे उसका उनको नहीं पता। मैंने उनसे बात करी, जिन्होंने कभी बीजेपी को वोट नहीं डाला, डालेंगे आगे भी, ये वो नहीं कहते कि हम डालेंगे अभी हमें नहीं पता। पर एक बात वो कहते हैं, ये बात सच आ कि जे को पंजाब नूं इस स्थिति चों बाहर कढ़ सकदा है तो वो देश बीजेपी की सरकार आ जिहदा अपना कोई वेस्टेड इंटरस्ट नहीं हैगा। मतलब पंजाबी में बोल दिया, जिसका कोई अपना वेस्टेड इंटरस्ट नहीं है। भी मोदी जी ने कोई अपना आदमी उनका बनना जाके या उनकी सरकार बननी, इससे उनको तो फर्क नहीं पड़ना। केजरीवाल अब 4 पार्टियां में चुनाव लड़ रही हैं। अकाली दल, अगर अकाली दल नहीं चुनाव हारती है तो उनका सब कुछ खत्म है, इसलिए उनका वेस्टेड इंटरेस्ट है किसी भी तरीके सत्ता में आना पड़ेगा, नहीं तो खत्म ही हो जाएंगे, इसके बाद रहेंगे नहीं कभी भी। कांग्रेस है, कांग्रेस को पता है कि चौथा स्टेट है, हर बार अल्टरनेटिव 5 साल बाद हमारी सरकार बनती है, अगर नहीं बनी तो राहुल गांधी का अगला काम खत्म हो जाएगा। आम आदमी पार्टी है, उनके पास कुछ भी नहीं है, अगर पंजाब भी गया तो खत्म, उसके बाद तो हमारा कुछ भी नहीं रह जाएगा। अब बीजेपी है, बीजेपी की तो 22 सूबों में सरकार है। बीजेपी का मकसद सरकार बनाना नहीं है पंजाब में, बीजेपी का मकसद पंजाब के लोगों के साथ खड़े होना है और इस मुसीबत में उनको बाहर निकालना। ये पंजाब के लोग समझ चुके हैं। देश में सर धर्म परिवर्तन की बहुत बात होती है, मेरे जो पंजाबी भाई हैं वो भी मुझे कमेंट करके बताएं। शुरू धर्म परिवर्तन की बहुत बात होती है, लव जिहाद की बात होती है, लैंड जिहाद की बात होती है, लेकिन पंजाब में जो धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है नेशनल लेवल पे उसकी चर्चा नहीं होती है, क्योंकि वहाँ हिंदू मुस्लिम एंगल नहीं है, हिंदू सिख और क्रिश्चियन एंगल है। ये कारण नहीं है। हाँ, नहीं, फिर क्या वजह है? नहीं, कारण नहीं है। ये कारण ये है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में पहले बोला था। कारण ये है कि अकाली दल को राजनीतिक पार्टियां वहां पर 3 हैं, तीनों को इनको धर्म परिवर्तन वालों की वोट चाहिए है। चौथी पार्टी बीजेपी है जिसको नहीं चाहिए है, इसलिए बीजेपी ही बात करती है और बीजेपी का वहां पे अभी तक काडर नहीं था, इसलिए कोई बात ही नहीं करता था। अकाली दल के लोग मंच पर खड़े होकर, अकाली दल के प्रधान भी
मंच पर खड़े होके जिन लोगों ने धर्म परिवर्तन किया उनके बीच में खड़े होके परिवर्तन करवाने के नाल मंच पे खड़े होके हालेलुया के नारे लगाते हैं, तो कौन बोलेगा? वो तो बोलेंगे नहीं। आम आदमी पार्टी है, उनको वोट उनकी चाहिए, वो भी हालेलुया के नारे लगाने शुरू हो गए। उन्होंने तो उसके ब्रांड एम्बेसडर बना लिया अपनी पार्टी में उनको, जो इन्होंने धर्म बदलवाया, तो वो भी नहीं बोलेंगे। कांग्रेस है, कांग्रेस का तो पक्का ही वोट बैंक है ये, तो वो तो चाहेंगे बाकी की भी हो जाए, हमें तो वोट ही नहीं मांगनी पड़ेगी, इसलिए वो भी नहीं बोलेंगे। तो कौन बोलेगा? बीजेपी। तो बीजेपी की अभी तक सरकार भी नहीं और प्रेजेंस भी नहीं थी, इसलिए पंजाब से आवाज नहीं उठती। उठेगी और उठेगी और ज्वाला की तरह उठेगी, और इतनी तेजी से उठेगी कि धर्म परिवर्तन वालों को भागना पड़ेगा। आप वीडियो देखते हो ना बंगाल की, लाइनें लगाकर बांग्लादेश भाग रहे हैं, ऐसे ही धर्म परिवर्तन वालों को भागना पड़ेगा। राहुल गांधी पे भी आप बीते दिनों बड़ा गुस्सा हुए, गद्दार उन्होंने कहा था। ये सोच गंदी है, सोच गंदी। बात ये नहीं है हाँ। कौन है इसका विषय, सामने कौन है इसका विषय नहीं है। बात है कि आप जब किसी भी एक मानसिकता आपकी क्या है, आपको लगता है ये सारे कीड़े मकोड़े हैं, हंस रहे हैं, तंज कस रहे हैं लोगों के ऊपर, हाँ भाई मैं सबसे सुप्रीम हूं, ये बात कह देनी किसी के प्रति, ये इससे आपकी मानसिकता दर्शाती है। तो मेरे को इस बात का खेद है कि आपने हर तरह का पाप तो किया है सिखों के साथ। अब बोलने का था वो भी आपने अपने पिता की तरह नहीं छोड़ा, तो बचा क्या फिर? तो आप इसको सिखों के प्राइड से जोड़ के क्यों देखने लग गए? जब आप सिखों को बोलोगे तो सिखों की प्राइड से जोड़ें, और किसके साथ जोड़ लें? तो भी किसको बोले? जब आम आदमी पार्टी के लोगों को गाली निकालेंगे तो आम आदमी पार्टी के साथ ही जोड़ेंगे, आपको इसके साथ जोड़ के क्यों देख? जोड़ेंगे थोड़ा भाई, है ही है, जोड़ना तो था, दो लोगों को जोड़ा होता। अरे एक निकाली सिख को तो जोड़ा मैंने कैसे? वो ये कह सकते हैं ना कि मैं तो बिट्टू साहब को बोल रहा था, उसमें सिख कहाँ से आ गया? आपने उसको सिखों के प्राइड से कैसे जोड़ा? ये उनका एक तर्क हो सकता है कि मैं तो एक आदमी को कह रहा था। तो जब आदमी को कहते हैं तो बाबा साहब अम्बेडकर जी के नाम थोड़ा लिखा होता है। जब उस किसी को पूरा बोलते हैं, किसी ऐसी भाई को बोलते हैं, उसमें मुकदमा दर्ज होता है। तो क्यों दर्ज होता है? इसलिए होता है तो कहे यार मैंने तो इसको गाली निकाली थी, भाई तेरे अंदर क्या मैंने उसको थोड़ा निकाली थी? होता है ऐसे? क्या नहीं होता? नहीं। तो ऐसे ही होता है। आपने कहा था कि रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को बाहर निकालेंगे क्योंकि बहुत से राशन कार्ड अब जोड़े जा रहे हैं और बहुत से राशन कार्ड से नाम हटाए भी गए हैं। तो पहले आप मुझे आंकड़ा बताएं, मेरे व्यूवर्स को आंकड़ा बताएं कि रोहिंग्या और बांग्लादेशी निकाले कितने गए? वो वही राशन कार्ड था क्या? मैंने आपको बैठते ही कहा था मेरे कितने और दुश्मन आपने बनाने हैं, आगे कोई कम है क्या? नहीं, ये तो आंकड़ा देना पड़ेगा। मेरे इलाके में तो वीडियो यही चलते हैं, सैड गाने लगाकर चलते हैं। हाँ, अच्छा, मैंने नहीं देखे। वो ना रहा, ये ना रहा, सामान उठा के ले जाते दिखाते हैं, ट्रक भर के फैक्ट्रियां खाली होती दिखाते हैं और सैड सॉन्ग्स चलाते हैं। दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार नहीं ऐसे नहीं, प्यार तो मैं तो कभी दोस्त था ही नहीं उनका। हाँ। लेकिन वो जो उजड़े वाले गाने होते हैं चलाते हैं, क्योंकि मैं नहीं चलने देता गलत काम। मैं धमका कर कहता हूँ बिल्कुल नहीं चलने दूंगा, और आज आपके पॉडकास्ट है फिर कह रहा हूँ, मेरे इलाके के अंदर जो लोग बैठे हैं इनकी चीखें निकलवा दूंगा, घर तक नहीं बिकने लायक छोड़ूंगा, मीटर उतरवा के सील करा के ऐसा तबाही लेके आऊँगा कि ज़िंदगी में कभी सोच नहीं सकेंगे। किसी गलत काम को नहीं बर्दाश्त करूँगा, क्योंकि ये गलत नहीं करते, ये गलत को गलत और उससे बाद गलत करते हैं। इन्होंने गलियों की गलियां लोगों के धर्म से खाली करा दी। धर्म नाम से ही काम करते हैं कि मेरे ही धर्म के लोग यहाँ रहेंगे, वरना मैं मीट मुर्गा जो तुम्हें बर्बाद करने करूँगा, गली खाली करानी है। इस मानसिकता के साथ यहाँ पे आते हैं, ये नहीं कभी भी चलने देंगे। हजारों हैं, काटे हैं और भी काटेंगे, किसी को नहीं। अभी मैं एग्जैक्ट नंबर नहीं बता सकता, पर लाखों में हजारों यही हैं। मतलब हर कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर ही अगर 6 लाख 6.5 लाख लोगों के काटे हैं तो उसमें पता ही नहीं कितने इन लोगों के हजारों कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर है। फ्री में मिलता था, सब खाते थे फ्री में। वीडियो ही आ जाती सामने कि अब तो जी आ गए ये लोग, अब हमें कहाँ रहने देंगे। ये पहली बार ऐसा हुआ है जितना मैं जानती हूँ कि बड़ी संख्या में राशन कार्ड दिल्ली में बन रहे हैं। आगे 10-12 हज़ार मैं बताता हूँ। हाँ। तो 2013 में जब ये फूड सिक्योरिटी एक्ट आया है, हाँ। उसके बाद कार्ड तो बनते थे। पहले एक बार बन गए 3-4 लाख 5 लाख जितने भी बने होंगे, एग्जैक्ट मुझे नंबर नहीं पता, लेकिन 18 में। तो उसके बाद 1200, 12,000, 10,000, 8,000, 11,000 ऐसे हर साल बनते थे। और जो लोग मांग रहे थे, ऐसे 10 लाख से ज़्यादा लोग थे जो राशन कार्ड की लाइन में लगे थे, ऑनलाइन जिन्होंने अप्लाई कर रखा था, अप्लाई कर दिया जिन्होंने। तो अभी हमने देखा कि हमने आकर ये महसूस किया कि वो लोग राशन ले रहे हैं जिनको ज़रूरत ही नहीं है। क्या किया आम आदमी पार्टी ने? अपने लोगों को राशन कार्ड दे दिए, उनको राशन की ज़रूरत नहीं है, ये नहीं है। सेल्फ डिक्लेरेशन के ऊपर आम आदमी पार्टी के सब लोगों के राशन कार्ड बना दिए और अच्छे अच्छे बड़े बड़े घरों में बैठे उनको राशन की ज़रूरत भी नहीं, फिर भी ले रहे हैं।
रोहिंग्यों के मंगा दिए, इनको आई कार्ड बना दिए, इनके पैन कार्ड बना दिए, इनके आधार कार्ड बना दिया, आधार कार्ड के बेसिस पे राशन कार्ड बना दिया, राशन कार्ड के बेसिस पे उसने मीटर ले लिया, मीटर के बेसिस पे घर ले लिया। मतलब कमाल कर दी। ये एक चेन और नेक्सस है, उसको तोड़ने का काम अब हमने किया है। मेरे पास जो आंकड़ा है और मीडिया रिपोर्ट्स में जो चल रहा है, 8.99 लाख लोगों का राशन कार्ड रद्द हुआ है, 7.88 लाख लोगों का नया राशन कार्ड बना है। इसे आप अपनी बड़ी उपलब्धि मानते हैं? 8 लाख के आसपास नए राशन कार्ड लोगों हाँ। को देने, हाँ। रेखा गुप्ता जी की सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक उपलब्धि ये है। कोई मजाक नहीं है ये। देखिए, कोई सरकार का विजन देखिए आप, रेखा गुप्ता की सरकार का विजन देखिए आप क्या है कि आप 10,000 8,000 लोगों को दे रहे हैं, 8 लाख लोगों को आइडेंटिफाई करना कि बिल्कुल नहीं, गलत आदमी का साथ नहीं देंगे, तुम वोट किसको डालते हो बिल्कुल परवाह नहीं इस बात की, लेकिन राशन कार्ड तुम्हारा कटेगा क्योंकि तुम लोग आर्थिक तौर पर मजबूत हो और गरीब आदमी का राशन खा रहे हो। काट दिए उनके। अब मैं लैंडिंग की तरफ सर आगे बढ़ती हूँ और एक दो क्रैश सवाल। मत कराना लैंडिंग को। नहीं, मैं बढ़िया पायलट हूँ, क्रैश नहीं होगा। फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ मिनिस्टर भी आप हैं और बहुत से लोग आपको कमेंट करके मेरे व्यूवर्स बताएंगे जो ये जानते ही नहीं कि दिल्ली की वाइल्ड लाइफ क्या हो सकती है। अभी वहीं से आ रहा हूँ, हाँ जा। सुबह 7 बजे से निकले हुए हैं। हाँ। इतनी सुंदर नीली झील है, अभी आपको वीडियो देंगे वो चलाना, आप सोच नहीं सकते कि दिल्ली के जंगल कितने खूबसूरत हैं। मैं एक तरफ से जंगल में घुसा और दूसरी तरफ से निकला, सोचिए कितने किलोमीटर, लगभग 16 किलोमीटर। एक तरफ से जंगल में से घुसा, दूसरी तरफ निकला, लगभग 16 से ज़्यादा ही था, 17 और 3 20 किलोमीटर के आसपास होगा शायद। तो लगभग 1 घंटा 20 मिनट एक तरफ से दूसरी तरफ निकलने में लगे। इतनी सुंदर नीली झील है वहाँ पर, इतनी सुंदर झील है। वो लोग सोचे यार दिल्ली में भी झील है, और वो भी इतनी बड़ी झील है, नीली झील। अभी उसकी वीडियो आपको देता हूँ। हाँ। तेंदुए वहाँ घूम रहे हैं, हिरन वहाँ घूम रहे हैं, मोर वहाँ घूम रहे हैं, कितने तरह के पक्षी, कितनी तरह के जानवर, कितनी तरह के पेड़, क्या खूबसूरत नज़ारा उस जंगल का। तो हम वहीं से आ रहे हैं अभी। वहाँ से जब गाड़ी निकल रही थी तो ऐसे कान में ईपी लगा के कोई गाना सुन रहे होंगे आप? नहीं, लोगों से, जानवरों उससे देख रहे थे, क्यों गाने सुनेंगे? गाने नहीं सुनते आप? नहीं, ऐसा नहीं है कि नहीं सुनते, पता वैसे सुनते भी नहीं है, सच्चाई तो कब सुनेंगे? हाँ। जब ऑफिस में तो काम कर रहे हैं, गाड़ी में बैठते हैं तो फ़ोन सुन रहे हैं, तो गाने कब सुन रहे हैं? जब सुनते थे तब का फेवरेट गाना कौन सा था? पता नहीं, तब तो क्या स्कूल कॉलेज में होते थे, तब उसके बाद तो ज़िंदगी में कभी गाने सुनने का मौका ही नहीं आया। तब आशिकी के गाने नए नए आए थे। हाँ। कई ऐसी 2-4 मूवीज़ तब आई थी, तब तो याद हो, तो भूल भाल के कहाँ याद रहे। अब तो गाने सारे भूल गए। अब तो दुनिया बदल जाती है। एक बार आप भी हमारी साइड आके बैठोगे फिर आपको पता चलेगा ये दुनिया बदल जाती है। अब तो हमें महल्लों के नाम पता है, कॉलोनियों के नाम पता है, कार्यकर्ताओं के नाम पता है, उनकी जन्मतिथियां पता है, उनकी एनिवर्सरी पता है, लेकिन खुद की भूली पड़ी है। तो डांट पड़ती है फिर घर में अपनी एनिवर्सरी भूलने पे। चलिए, वो भी समझदार हो चुके हैं, वो भी जानते हैं, वो भी पब्लिक लाइफ में रहते हैं, वो भी देखते ही हैं। हाँ। आखिरी मूवी अभी आप बता रहे थे, कौन सी देखी? धुरंधर देखी थी मैंने अभी लास्ट, तो धुरंधर पहले वाली, मतलब अभी दूसरी देखने का समय नहीं मिला। यही आपने गड़बड़ कर दी सर। अच्छा। क्योंकि जब दूसरी मूवी आई उसके बाद ही विपक्ष ने कहना शुरू किया कि ये प्रोपेगेंडा मूवी है, पहली में किसी ने नहीं कहा था। वो ही आपने मिस कर दी। चलिए, आप ये तो एक बात मानेंगे, हाँ, विपक्ष को हमारा फोबिया हो गया है। राहुल गांधी जी के घर अगर पानी का प्रेशर कम हो जाता है तो कह रहे हैं मोदी ने गड़बड़ कर दी है, और ज़्यादा हो जाता है तो कह रहे हैं मेरी टूटी खराब कराना चाहते थे, मेरे घर में ना ये अब वो लाना चाहते थे, फ्लड लाना चाहते थे। अभी मैं उनका देख रहा था थोड़े दिन पहले एक, तो मेरे मन में एक बात आई कि इनके हालात ये हो गए कि जब हम बचपन में होते थे तो हम देखते थे कि माँ बाप क्या करते थे, वो देख लेते थे कि बच्चा हर हाँ वाली बात को ना करता है, तो बच्चे के माँ बाप थे वो भी समझदार थे, वो पहले कहते थे इसको दही नहीं देना, तो बच्चा का मुझे तो खाना है। मुझे लगता है राहुल गांधी जी के साथ अब मोदी जी को इसी तरह ट्रीट करना चाहिए, जो काम करना कहे नहीं करना, कहेगा जी ये तो करना है। तो इसलिए विपक्ष ने तो हर चीज़ पे हमारे को कोसना ही है। लेकिन आपको जब मौका मिले तो आप जरूर देखिएगा। ये आज आपने बताया है कि मेरे को तो पता नहीं था। हाँ। लेकिन अगर वो आ गई है तो OTT पे आ गई है। OTT पे आ गई तो अब जाके देखेंगे, आज ही देखेंगे। मैं अगली बार मिलूंगी तो मैं फीडबैक भी लूंगी, मैं आपको शाम को फोन पे बता दूंगा। डन रहा सर। अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। हाँ। और मैं सबको बोलता हूँ कि देखो, मैं 2 काम अपनी लाइफ में करता हूँ। एक, मैं कम से कम 1-1.5 घंटा अपने बच्चों के साथ जाके बैठता हूँ, और मेरे बच्चे इतने एडिक्टिव हैं मेरे, क्यों चाहे लेट भी आए फिर भी पहले मेरे कमरे में आते हैं, मेरे साथ बैठते हैं, गपशप करते हैं। बेटी की अब शादी होगी, वरना वो भी मेरे से 2 घंटे कम से कम मेरे से गपशप करते थे। दूसरा, चाहे मैं घर पे आधी मूवी देख पाऊँ, चाहे 20, मैं हर रोज़ एक मूवी स्टार्ट करता हूँ, चाहे 3 दिन में उसको ख़त्म करूँ, पर मैं देखता जरूर हूँ।
ये 2 चीज़ें मैं अपनी लाइफ में करता हूँ। इससे क्या है कि थोड़ी देर के लिए आपकी जीवन में एक बदलाव की घड़ी आती है, वरना तो फ़ोनों पे ही पूरी ज़िंदगी निकल जाती है। तो फिर गाना बताइए ना, जब 3-4 दिन में आप एक मूवी खत्म वह करते तो हैं। देखते हैं वो मूवी भी, आप सोचिए जो 4 दिन में मूवी खत्म करते हैं तो उसमें से गाना कौन सा याद रहता होगा। फटाफट आपको एक लाइन में जवाब देना है, या आपको जो पहला शब्द समझ में आता है आप मुझे वो बताइएगा। कुछ राजनेताओं का मैं नाम लूंगी, उनके ऊपर आपको आपका रिएक्शन बताना है। तो पहला हम शुरुआत करते हैं राहुल गांधी के साथ। तो मैंने बता ही दिया यार, आप उनको नेता कह के मत उनके साथ जाति करिए। सांसद हैं सांसद और नेता में अंतर होता है, बस छोड़िए, इतना ही बहुत है। प्रियंका गांधी। अच्छे हैं, मैच्योर लेडी हैं। अब उनको मौका उनकी माता नहीं दे रही, भाई नहीं दे रही, तो उनकी बदकिस्मती है। मिलना चाहिए। अभी तो उनके घर वाले तय करेंगे, पार्टी नहीं तय करेगी। मैं तो उस पार्टी में भी नहीं हूँ। ठीक बात। दिल्ली में आपका सबसे पसंदीदा भोजन? मैंने पहले भी कहा था भाई, पसंदीदा भोजन तो मेरे घर के परोंठे हैं। मुझे घर के परोठे। मेरे घर के परोंठे, घर के नहीं, मेरे घर के परोंठे। और बाहर कुछ खाना है तो कौन सी जगह? अब आप यकीन नहीं मानेगी कि मैं तो बाहर भी ज़्यादातर दिल्ली से बाहर अगर खाता हूँ तो परोंठे ही अपने लेके जाता हूँ। अपने लेके जाता हूँ? वहाँ होटल के परोठे नहीं खाते हैं? ये आप सुनकर हैरान होंगे, दिल्ली से बाहर। पर दिल्ली में मेरे को बहुत खाने पीने का मेरे को शौक नहीं, घर के खाने का ही शौक ज़्यादा है मुझे। लेकिन बाहर कभी खाने का मौका मिले, जहाँ फैमिली ले जाती है वहीं खा लेते हैं। पंजाबी क्यों किसी लोग एक रेस्टोरेंट को हमने फेवरेट बनाना है? नहीं, पर पंजाबी लोग तो बड़े शौकीन होते हैं खाने पीने के। अब हमने आपको बताया खाने पीने का समय किसके पास है। अब ये खाने और पीने वाले में तो मैं हूँ नहीं, खाने वाले तक तो सीमा मेरी है, पीने वाली कैटेगरी में मैंने हुई हूँ वैसे भी। हाँ, अब नरेंद्र मोदी जी के लिए आप क्या कहेंगे? ये रैपिड फायर है। देखिए, वो एक विजनरी नेता हैं और सबसे ज़्यादा मेहनत करके उन्होंने एक नई चीज़ स्थापित किया कि नेता को मेहनत कितनी करनी चाहिए, ये उन्होंने सीमा को परे कर दिया है। अब कोई ये नहीं कह सकता कि मैं ज़्यादा काम कर रहा हूँ। अमित शाह जी, वो वाकई चाणक्य नीति है उनकी। उनके पास उनके दिमाग और उनकी काम करने की क्षमता और उनकी लोगों को असेस करने की, किसी को माप तोल करने की क्षमता जितनी मैंने अमित शाह जी में देखी है, किसी में नहीं देखी। वो आदमी का सही माप तोल कर देते हैं, क्योंकि दिल्ली के नेता या देश के नेता या कोई भी होता है, कई बार अपनी जादी मोल डाल लेते हैं अपने आप को, और उनको करेक्शन करनी आती है, ऐसे देखते करेक्शन कर देते हैं। क्योंकि पंजाब के साथ साथ उत्तर प्रदेश में भी चुनाव है, तो अखिलेश यादव। अखिलेश यादव जी देखो, अपने पिताजी की उस लेगेसी को आगे ले जा नहीं पाए। पिता ने बना दिया था मुख्यमंत्री, खुद तो वो कुछ नहीं बन पाए। योगी आदित्यनाथ। अब वो हैं ही योगी, उसके बाद क्या बोले। अच्छा, आपके फेवरेट नेता के साथ अब मैं ख़त्म कर रही हूँ, अरविंद केजरीवाल। देखिए, वो नेता नहीं है, वो नौटंकीबाज हैं। वो एक अच्छे कलाकार हैं और कला में उनको ऑस्कर अवार्ड से नवाजा जाना चाहिए, ये मेरी मांग है। थैंक यू सो मच सर, आपने हमें इतना टाइम भी दिया। मेरे पूरे पॉडकास्ट में कहीं टर्बुलेंस नहीं आया, क्रैश लैंडिंग भी नहीं हुई, आराम से हमने लैंड कर लिया। थैंक यू सो मच। चलिए, बस इतना बता सकता हूँ कि ये सबसे लंबा मेरा पॉडकास्ट है। वैसे मुझे इतनी देर बैठने की आदत भी नहीं है, लेकिन आपने बिठा दी, अच्छी बात है। थैंक यू। धन्यवाद सर।